सेक्शन 194 एन है हमारा कौन सा नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 194 एन फिनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस हुआ था और उस समय ये प्रोवाइड किया गया था कि जब भी हम कभी भी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से अकाउंट से जब भी हम कैश विड्रॉ करेंगे और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्या करा है, विड्रॉ करा है, तो जो 1 करोड़ को एक्सीड करेगा उतने पे क्या होगा, बैंक हमारा, पोस्ट ऑफिस हमारा, कोऑपरेटिव बैंक हमारा क्या करेगी, टीडीएस करेगी। ऐसा टीडीएस का सेक्शन प्रोविजन फाइनेंस एक्ट 2019 से इंट्रोड्यूस किया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। अब उसमें क्या हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2020 से क्या हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं और कुछ नए प्रोविजन भी उस सेक्शन में क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एग्जिस्टिंग प्रोविजन में भी क्या है, अमेंडमेंट है और कुछ नया प्रोविजन भी क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। और जो भी इंट्रोड्यूस हुआ है और अमेंड हुआ है वो भी 1 जुलाई 2020 से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 194 एन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर आया था, इस ईयर क्या हुआ, चेंज हुआ, नए प्रोविजन भी आए हैं और वो भी 1 जुलाई 2020 से आए हैं। तो पहले के प्रोविजन में ये था कि हम अपने बैंक के खाते से या कोऑपरेटिव बैंक के खाते से या पोस्ट ऑफिस के खाते से अगर हम जब कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा क्या करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा एक प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में बैंक हमारा, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस 2% से क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। तो 1 करोड़ से ऊपर मान लीजिए आपने टोटल 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ करे, तो फाइनेंस एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 10 लाख पे 2% क्या होना था, टीडीएस होना तय हुआ था। अब वो प्रोविजन इस बार क्या हुआ है, चेंज हुआ और इस बार इन्होंने क्या करा है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा क्या करा है, विड्रॉ करा है एक प्रीवियस ईयर में बैंक के खाते से, कोऑपरेटिव बैंक के खाते से या पोस्ट ऑफिस के खाते से, तो टोटल जितना भी विड्रॉ करा है तो उस पे 2% का क्या होगा, टीडीएस होगा। अर्लियर 1 करोड़ पे जो एक्सीड करता था उस पे टीडीएस होता था, अब एंटायर 1 करोड़ 10 लाख पे क्या होगा, टीडीएस होगा। अर्लियर 10 लाख पे टीडीएस था, 1 करोड़ का जो एक्सेस होता था, एक्सीड करता था उस पे, अब नाउ टोटल अमाउंट पे क्या होगा, टीडीएस हो जाएगा। कंडीशन वही है कि अगर आपने कैश विड्रॉ जो करा है, कैश विड्रॉ वो 1 करोड़ रुपए से क्या करा हो, ज्यादा का करा हो, तो इस केस में क्या होगा, टीडीएस होगा। तो ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है ये हम देखते हैं सेक्शन 194 कौन सा है, एन है। सेक्शन 194 एन इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2019 से और अमेंड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2020 से और वो भी 1 जुलाई 2020 से। इसका मतलब 30 जून तक तो पुराना वाला प्रोविजन ही चलेगा। मतलब अगर आपने 30 जून तक 1 करोड़ से ऊपर जो क्या करा है, विड्रॉ करा, तो जो 1 करोड़ को एक्सीड करेगा सिर्फ उसी पे क्या होगा, टीडीएस होगा। लेकिन 1 जुलाई 2020 से पूरे अमाउंट पे क्या होगा, टीडीएस होगा, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ज्यादा का क्या करा है, विड्रॉल करा है तो। ओके, तो आइए हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि 30 जून तक क्या होने वाला है और 1 जुलाई से क्या होगा। तो उसके लिए लॉ बोलता है कि अगर हमने क्या करा है, विड्रॉ करा है, हमने क्या करा है, विड्रॉ मतलब बैंक ने हमको क्या करा है, पेमेंट करा है, ओके, जिसपे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है। किसकी बात कर रहे हैं, जिसपे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, उन्होंने हमको क्या करा है, पेमेंट करा है। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसकी बात कर रहे हैं, जो एंगेज्ड है इन कैरिंग ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, तो उन्होंने हमको क्या करा है, पेमेंट करा है। या फिर कौन सा है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर पोस्ट ऑफिस है। और ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर मतलब एग्रीगेट उन्होंने हमको कैश में पेमेंट करा है। किस में करा है, कैश में। अगर वो हमें कैश में कर रहे हैं मतलब हमने विड्रॉल करा है अपने अकाउंट में से, ओके, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट इन एक्सेस ऑफ कौन सा है, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अगर हम बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस के खाते से क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं फ्रॉम 1 और मोर क्या है, अकाउंट्स, फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स।
किसमें से? फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स, फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रिसिपेंट विथ इट का मतलब है बैंक के पास में। तो अब बैंक की पास में सेविंग खाता भी हो सकता है, बैंक के पास में हमारा कौन सा हो सकता है? करंट अकाउंट है। तो यहां पर बात कर रहे हैं किसके? एग्रीगेट की, और वो भी फ्रॉम वन और कौन से हैं? मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड विथ इट का मतलब बैंक वाइज देखना है। तो अगर आपने एक बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस में अलग अलग खाते मेंटेन कर रखे हैं, तो सभी को क्या कर रहे हैं? एग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं। ओके, सभी को मतलब ब्रांच को क्या कर देंगे? एग्रीगेट कर देंगे ब्रांच को। अगर एक ही बैंक की बहुत सारी ब्रांचों में आपने क्या कर रखा है? अकाउंट मेंटेन कर रखा है, और वहां से आपने क्या करा है? एग्रीगेट विड्रॉ करा है कैश में 1 करोड़ से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर टीडीएस होने की बात की गई है, और टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 2% से होगा। एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 2% से होगा। और कितने पे होगा? ऑफ सच सम। ऑफ सच सम का मतलब है एंटायर अमाउंट पे। एंटायर अमाउंट पे क्या होगा? टीडीएस होगा। अगर मान लीजिए आपने 60 लाख क्या करे? विड्रॉ करे पहले एग्रीगेट, कोई टीडीएस नहीं हुआ। फिर आपने 60 लाख और विड्रॉ करे, तो ये एक्सीड हो चुका है कितने को? 1 करोड़ को। अब टोटल 1.2 सीआर पे क्या होगा? टीडीएस होगा। एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 2% से होगा। अर्लियर तो क्या था? अर्लियर था एक्सीडिंग 1 करोड़ था। अर्लियर क्या था? एक्सीडिंग 1 करोड़ था। लेकिन नाउ है ऑफ सच सम। सच सम का मतलब है जितना भी अमाउंट आपने कैश में खाते से विड्रॉ करा है, तो पूरे अमाउंट पे अब क्या होगा? 2% की रेट से क्या होगा? टीडीएस होगा। और वो कब होगा टीडीएस? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही होगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट नहीं, एट द टाइम ऑफ कौन सा होगा? पेमेंट होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो बैंक जब भी आपको क्या करेगी? कैश में पेमेंट करेगी, तो 2% उस पर टीडीएस करेगी। फ्रॉम वन और क्या है? मोर अकाउंट है, एग्रीगेट करना है, और वन और मोर अकाउंट कौन सा करना है? मेंटेन विथ इट का मतलब है बैंक वाइज देखना है। सभी बैंकों को, अलग अलग बैंकों को एग्रीगेट नहीं कर लेना है। ओके, अगर मान लीजिए एक्स बैंक है, वाई बैंक है, जेड बैंक है, तो तीनों बैंक से जो आपने विड्रॉ करा उसको एग्रीगेट नहीं करेंगे। लेकिन एक्स बैंक की अलग अलग ब्रांचों में आपने अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, तो उन सभी को क्या किया जाएगा? एग्रीगेट किया जाएगा। क्योंकि यहां पर लॉ ने क्या कहा है? फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड विथ इट का मतलब है बैंक के पास में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक के पास में। ओके, वो वन और मोर अकाउंट का मतलब है सेविंग खाता प्लस कौन सा हो गया? करंट अकाउंट भी हो चुका है। और सच सम पे होगा। सच सम का मतलब है एंटायर अमाउंट पे होगा। लेकिन होगा कब? जब आपने विड्रॉ करा है इन एक्सेस ऑफ कौन सा है? 1 करोड़ है, तो उस केस में टीडीएस होगा। और कब होगा? एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 2% से होगा। ओके, और ये कब से एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2020 से, मतलब 30 जून तक तो पुराना वाला प्रोविजन ही है। पुराना वाला प्रोविजन मतलब एक्सीडिंग 1 करोड़ वाला टीडीएस होगा। और 1 जुलाई से क्या होगा? एंटायर सच सम पे क्या होना है? टीडीएस होना तय हुआ है। ठीक है ना? टीडीएस होना क्या किया गया है? तय किया गया है। ओके, तो इसका मतलब जैसे कि ये है, इसका मतलब जैसे कि ये कि आपने अप टू 30 जून 2020 तक आपने मान लीजिए 90 लैक्स क्या करे हैं? विड्रॉ करें। तो ऐसी स्थिति में कोई भी टीडीएस नहीं होगा। सेक्शन 194N में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। और इसके बाद में 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, 2021 के बीच में अगर आपने मान लीजिए 40 लैक्स क्या करें? विड्रॉ करें, तो सबसे पहले 194N के लिए देखा जाएगा क्या ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, 2021 पूरा फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कैश में विड्रॉ करा है बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस के खाते से? तो आंसर इज यस। तो फिर उस केस में क्या होगा? टीडीएस होगा। उस केस में टीडीएस होगा। और अब जब टीडीएस होगा, तो इस एंटायर 40 लाख पे क्या कर दिया जाएगा? टीडीएस कर दिया जाएगा। और एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 2% से होगा। पहले 90 लाख पे टीडीएस नहीं हुआ था, उस पे अभी भी नहीं होगा। लेकिन अब 1 जुलाई से जो विड्रॉ हुआ है उस पे टीडीएस होगा। लेकिन देखा जाएगा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करे हैं कैश में, टीडीएस होगा। और फिर उस वाले अमाउंट पे ही क्या होगा? टीडीएस होगा। वन मोर एग्जांपल इसी में हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 30 जून तक 1 करोड़ 30 लाख क्या करा था? विड्रॉ करा था। ओके,
तो उस समय टीडीएस हुआ होगा ओनली कितने पे, 30 लाख पे टीडीएस हुआ होगा, और एट द रेट ऑफ कितने से हुआ था, 2% से हुआ था, एट द रेट ऑफ कितने से, 2% से हुआ। अब आपने बाद में और 40 लाख क्या करे हैं, विड्रॉ करे हैं। अब देखना है क्या ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर आपने वन और मोर अकाउंट मेंटेन विथ इट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ विड्रॉ करा है कैश में, तो आंसर इज यस, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्या होगा, टीडीएस होगा, और इस केस में कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 लाख और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2%। ओके, तो 30 जून तक तो पुराना वाला प्रोविजन देखेंगे और 1 जुलाई से हम कौन सा देखेंगे, नया वाला प्रोविजन देखेंगे। ओके, 30 जून तक पुराना वाला और 1 जुलाई से कौन सा देखेंगे, नया वाला देखेंगे। ओके, और पुराना जो विड्रॉ हो चुका है, पुराना जो विड्रॉ हो चुका है 90 लाख, उस पे अब क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, ठीक है ना। पुराने वाले पे पुराना प्रोविजन चलेगा और नए वाले 1 जुलाई से कौन सा चलेगा, नया प्रोविजन चलेगा। अगर 30 जून तक पुराने प्रोविजन से टीडीएस नहीं हुआ है तो 1 जुलाई से भी उस पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। 1 जुलाई से जो विड्रॉ करोगे फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे, लेकिन देखेंगे कैसे, ड्यूरिंग ए कौन सा देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर देखेंगे कि आपने विड्रॉ जो करा है 1 और मोर अकाउंट मेंटेन विद इट, वो 1 करोड़ से ज्यादा करा है कि नहीं करा है। तो ये हमारा पहला क्या था, इंटरप्रिटेशन हमने यहां पर देखा है। सेक्शन 194 किसका है, एन का है। सेविंग खाता, करंट खाता क्या होगा, एग्रीगेट होगा। सभी ब्रांचों को एग्रीगेट कर लेंगे, लेकिन बैंक वाइज करेंगे, बैंकों को एग्रीगेट करने का प्रोविजन नहीं है। एंटायर पे क्या होगा, टीडीएस होगा। कंडीशन यही है, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ आपने कैश में क्या करा हो, विड्रॉ करा हो, तो उस केस में क्या होने वाला है, यहां पर बैंक एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका 2% की रेट से क्या करने वाली है, टीडीएस करने वाली है। अब जो नया प्रोविजन और इंट्रोड्यूस किया गया है, जो पुराने वाले फाइनेंस एक्ट 2019 में नहीं था, ओके, अब जो प्रोविजन, नया प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें वो प्रोविजन ये है कि अगर आपने अपना रिटर्न क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है, अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा है, वो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक। ओके, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 139 सबसेक्शन 1 बी रिलेटेड रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं 139 सबसेक्शन 1 की क्या है, टाइम लिमिट तक, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है और आपने अपना रिटर्न क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है। आपने अपना रिटर्न क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है। अच्छा, कौन सी ईयर की रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करा है, जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ करा है, उसका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसके 3 प्रीवियस ईयर पहले के। ओके, मतलब क्या है, अगर आपने विड्रॉ करा है 2021 के अंदर, अगर आपने विड्रॉ करा है 20 और 21 में इन एक्सेस ऑफ कौन सा है, 1 करोड़, तो इसका जो कौन सा होगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होगा, तो इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1920 होगा। ओके, तो जिसमें आपने विड्रॉ करा है उसका जो प्रीसीडिंग कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, उसके 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाले वो देखने हैं। मतलब हमें देखना होगा 18-19, हमें देखना होगा 17-18 और हमें देखना होगा कौन सा है, 16 और कौन सा है, 17 है। हमें कौन सा देखना है, 16 और क्या देखना है, 17 देखना है। इसका मतलब ये अगर प्रीवियस ईयर पी वाई है तो हमारे ए वाई कौन से हो जाएंगे, हमारा ए वाई हो जाएगा कौन सा, 1920, हमारा यहां पर हो जाएगा कौन सा, 18 और 19, और ये हो जाएगा हमारा 17 और कौन सा होगा, 18 होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस प्रीवियस ईयर में हमने क्या करा है, विड्रॉ करा है, जिस प्रीवियस ईयर में हमने क्या करा है, विड्रॉ करा है इन एक्सेस ऑफ कौन सा, 1 करोड़, मतलब 2021 में करा है, तो उसके जो हमारे कौन से हैं, प्रीसीडिंग कौन से हैं, 3 असेसमेंट ईयर जो हैं, कौन से वाले, 1920 वाले असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, 1920, 18-19 और 17-18। मतलब यहां पर तो हम कह रहे हैं जिस प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा है, विड्रॉ करा है, जिस पी वाई में आपने विड्रॉ करा, उसके जो कौन से हैं, उसके जो पहले 3 असेसमेंट ईयर हैं, उससे जो पहले 3 असेसमेंट ईयर, उससे पहले के 3 असेसमेंट ईयर, मतलब 1920 हो गया है, 18-19 और कौन सा है, 17-18 की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम असेसमेंट ईयर 20 और 21 की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। ओके, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
तो जिस ईयर में आपने विड्रॉ करा है उसका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसके जो पहले के 3 प्रीवियस ईयर हैं, अगर उनमें आपने इनमें से किसी भी साल के, उनमें से आपने किसी भी साल के रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करे हैं, फाइल नहीं करे हैं, नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब आपने एक भी साल में रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करा, फाइल नहीं करा है। ओके, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे, 18-19 की, 17-18 की और 16-17 की, इन तीनों ही प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में हमने रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है। अगर हमने क्या नहीं करा है, फाइल नहीं किया है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में नया प्रोविजन लेकर आए हैं। उस केस में बोला है इन्होंने, इंस्टेड ऑफ 1 करोड़, जैसे ही अगर आप 20 लाख से ज्यादा क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो हम 2% टीडीएस करेंगे, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा करोगे तो उस पर 5% क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। मतलब 20 लाख तक विड्रॉ करोगे तो कोई टीडीएस नहीं होगा, 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो 2% करेंगे, और फिर जब 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करोगे तो उस पर 5% की रेट से क्या करेगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस आपका क्या करेगा, टीडीएस करेगा। ऐसा कब करेगा, जब आपने प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में, तीनों ही प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपने रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करे हैं, फाइल नहीं करें। तीनों ही प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तीनों ही में आपने नहीं करे और ड्यू डेट तक नहीं करें। बिलेटेड करा है, बिलेटेड कर दिया होगा, लेकिन अगर ड्यू डेट तक नहीं करा है तो आप पे क्या होगा, ये प्रोवाइजो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोवाइजो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोवाइजो कोई सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं, ये प्रोवाइजो सभी पे क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है। अच्छा, ये बात कहां से आई है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा है, प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस करा है, और प्रोवाइजो में इंट्रोड्यूस करके इन्होंने क्या कहा है, इफ द रिसिपिएंट, इफ द कौन, किसकी बात कर रहे हैं, रिसिपिएंट, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द थ्री, फॉर ऑल द थ्री, ऑल द थ्री, अगर 3 में से एक का भी रिटर्न आपने ड्यू डेट तक क्या कर दिया, फाइल कर दिया, तो आप पे प्रोवाइजो हिट नहीं होगा। फिर आप पे टीडीएस इस सेक्शन में तभी होगा जब 1 करोड़ से ज्यादा क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। ये प्रोवाइजो तभी हिट होगा जब आपने रिटर्न फर्निश नहीं कराए फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर्स, 3 असेसमेंट ईयर्स। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, असेसमेंट ईयर कैसे समझा रहे हैं, कौन से असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट टू 3 प्रीवियस ईयर। अब ये 3 प्रीवियस ईयर भी कौन से हैं, वो भी ये समझाएंगे। फॉर विच टाइम लिमिट फॉर फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 हैज एक्सपायर्ड, मतलब 139(1) की टाइम लिमिट में रिटर्न फाइल नहीं करा है। कौन से में, 3 असेसमेंट ईयर। कौन से असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट टू 3 प्रीवियस ईयर। अब वो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से हैं, उसके लिए बोलते हैं इमीडिएटली, यहां से इंटरप्रिटेशन जूस निकलेगा, इमीडिएटली preceding the previous year, immediately preceding the previous year, in which payment of such sum is made, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा है, विड्रॉ करा है, उसका जो कौन सा है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उसका जो प्रीसीडिंग कौन सा है, प्रीवियस ईयर, उससे पहले के 3 प्रीवियस ईयर, उससे पहले के कौन से 3 प्रीवियस ईयर। वापिस से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा है, विड्रॉ करा है, बैंक ने आपको क्या करा है, सम पेमेंट करा है कैश में, उसका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उसका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब अगर 2021 में आपने विड्रॉ करा तो उसका इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हुआ कौन सा, 1920। अब उसके जो कौन से हैं, उसके जो इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उसके जो इमीडिएटली कौन से हैं, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। ओके, उसके जो इमीडिएटली कौन से हैं, 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उनमें से एक भी साल का रिटर्न, मतलब तीनों ही साल का रिटर्न आपने ड्यू डेट तक क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है, ड्यू डेट तक क्या नहीं करा है, फाइल नहीं करा है, तो ये प्रोवाइजो आप पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। वापिस से एक बार समझ लीजिए, जिस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, आपने विड्रॉ करा है, उसका जो इमीडिएटली कौन सा होगा, उसका जो इमीडिएटली कौन सा है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, उसके कौन से हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उससे 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो उनमें अगर आपने तीनों ही साल में रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं कराया तो आप पे प्रोवाइजो होगा, और प्रोवाइजो बोलता है अगर वो एग्रीगेट आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा क्या करा है, विड्रॉ करा, 20 लाख से ज्यादा क्या करा है, विड्रॉ करा है, तो फिर आप पे 2% की रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा। ठीक है ना, 2% की रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा। ओके, तो 2% की रेट से टीडीएस होगा।
ओके, कब होगा? जब आपने एग्रीगेट जो आपने विड्रॉ करा है वो आपने 20 लाख से क्या करा है, ज्यादा करा है, 20 लाख से ज्यादा करा है, और अप टू कितना है, 1 करोड़। और अगर आपने 1 करोड़ से क्या करा है, ज्यादा करा है, तो उस पे होगा कितने की रेट से, 5% की रेट से। उस पे कितने परसेंट की रेट से हो जाएगा, उस पे होगा 5%। मतलब 20 लाख से ज्यादा पे होगा 2% अप टू 1 करोड़, और 1 करोड़ से ज्यादा जैसे ही विड्रॉ होगा तो उस पे होगा कितने से, 5% से। ये फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल है जब आपने तीनों ही साल के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पे क्या नहीं करे हो, फाइल नहीं करे हो सकता है आपने बिलेटेड रिटर्न क्या कर दियो, फाइल कर दियो। हो सकता है आपने 139 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट होती है, 139 सबसेक्शन 4 की जो क्या होती है, टाइम लिमिट होती है, उसमें आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो बिलेटेड, तो भी आप पे फर्स्ट प्रोवाइजो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्योंकि प्रोवाइजो बोलता है कि आपने रिटर्न फाइल करने की जो 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट में आपने ही तीनों ही साल के रिटर्न क्या नहीं करे हैं, फाइल नहीं करे, तीनों ही साल के। इसका मतलब 3 में से अगर 1 साल का रिटर्न भी आपने ड्यू डेट तक फाइल कर दिया है तो फिर फर्स्ट प्रोवाइजो आप पे क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, ये प्रोवाइजो सिर्फ कोई इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं लेकर आए हैं, ये प्रोवाइजो सभी के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, एप्लीकेबल कर दिया है। विशेष बात, इस प्रोवाइजो की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, 1 जुलाई 2000 किससे होगी, 20 से होगी। 1 जुलाई 2000 किससे होगी, 20 से ही होगी। 1 जुलाई 2000 किससे होगी, 20 से होगी। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए अप टू 30 जून 2020 तक आपने मान लीजिए 60 लाख रुपीस क्या करे, विड्रॉ करे, तो पुराना प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, और पुराने प्रोविजन से किसी भी तरह का टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का आपने कैश विड्रॉल नहीं करा है। आपने क्या नहीं करा है, विड्रॉल नहीं करा। लेकिन इसके बाद में आपने एक विड्रॉल करा, और वो करा कितने का, 30 लाख का। तो अब नया प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, और नया प्रोविजन कहेगा क्या आपने उन 3 सालों में तीनों का ही रिटर्न आपने क्या करा है, ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा है। अगर आपने फाइल नहीं करा है तो 20 लाख से जैसे ही ज्यादा विड्रॉ हुआ उस पे 2% टीडीएस होगा। तो अब यहां पर एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 2% होगा। इसके बाद में आप मान लीजिए क्या करते हैं, इसके बाद में मान लीजिए आप वापस से 40 लाख और विड्रॉ करते हैं, तो नया प्रोविजन ये, और नया प्रोविजन कहता है 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक कितना है, 2%। अभी तक आपका टोटल विड्रॉ हो चुका है 60 + 30 90। ओके, तो इस 40 लाख में जो 10 लाख होंगे, उस 10 लाख पे तो एट द रेट ऑफ कितना होगा, 2% होगा। ओके, और जो रिमेनिंग जो कितना है 30 लाख है, उस पे कितना होगा, एट द रेट ऑफ कितना होगा, 5% होगा। कहने का मतलब है 30 जून तक तो पुराना वाला प्रोविजन देखेंगे, 1 जुलाई से क्या देखेंगे, नया प्रोविजन देखेंगे। और जब 1 जुलाई से नया प्रोविजन देखेंगे तो क्या देखेंगे, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करा है, यस करा है, तो 2% टीडीएस होगा अप टू 1 करोड़ तक। ओके, लेकिन जो 30 जून से पहले विड्रॉ हुआ उस पे पूरा नया वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उस पे तो पुराना वाला ही करेंगे। और जैसे ही 1 करोड़ को एक्सीड करेगा उस पे हम क्या कर देंगे, 5% का क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। कहने का मतलब है 30 जून तक जो विड्रॉ हो चुका है उस पे पुराना प्रोविजन चलेगा, उस पे नया प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। नया प्रोविजन तो सिर्फ और सिर्फ कब से देखा जाएगा, 1 जुलाई 2020 और ऑनवर्ड्स जो विड्रॉ होते हैं उसी पे ही देखा जाएगा। ओके, तो ये 2 मेजर चेंजेस अभी इन्होंने करे हैं, 2 मेजर चेंजेस इन्होंने अभी कर दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने विड्रॉ करा हो, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 21 और 22 में क्या हुआ, विड्रॉ हुआ, 21-22 के अंदर क्या हुआ है, विड्रॉ हुआ, तो इसका जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 है, 2021 है। अब लॉ बोलता है इसके जो कौन से होंगे, इससे जो पुराने 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, मतलब कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 19-20 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18-19 हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे कौन से, 17-18। तो इस तरीके से देखना है, फर्स्ट प्रोवाइजो देखना है इस तरीके से। ओके, तो कैसे देखना है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या करा है, विड्रॉ करा, उसका सबसे पहले तो आप कौन सा देखें, प्रीसीडिंग देखें, और फिर उसके कौन से देखने हैं, उसके क्या देखने हैं, पुराने 3 प्रीवियस ईयर हमको क्या करने हैं, देखने हैं। और इनमें से एक भी साल में हमने रिटर्न ड्यू डेट तक क्या नहीं करा हो, फाइल नहीं करा हो, एक में भी नहीं करा हो, तो फिर फर्स्ट प्रोवाइजो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और वो कैसे एप्लीकेबल होगा,
20 लाख से क्या होगा, ज्यादा जो विड्रॉ होगा, 20 लाख से क्या होगा, जो ज्यादा का क्या होगा, विड्रॉ होगा। ओके, और अप टू कितने तक, 1 CR तक, अप टू कितने तक जो होगा, 1 CR तक जो होगा। ओके, तो उस पे होगा हमारा एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 2% कह रहे हैं। और जो भी विड्रॉ हमारा कौन सा होगा, 1 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा वाला होगा, 1 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा जो हमारा क्या होगा, विड्रॉ होगा। तो उस केस में 1 करोड़ से जो भी क्या होगा, ज्यादा वाला होगा, उस केस में एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इस सेक्शन में इन्होंने ये भी प्रोवाइड किया है कि हम जो विड्रॉ कर रहे हैं बैंक के खाते से, हम जो विड्रॉ कर रहे हैं, अगर बैंक जो पेमेंट कर रहा है वो खुद दूसरे बैंक को कर रहा है, वो खुद क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहा है, बैंक को कर रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए बैंक हमेशा एक सर्टेन अमाउंट का कैश क्या करती है, बैलेंस क्या करती है, मेंटेन करती है। और अगर कोई पर्सन उससे ज्यादा क्या करता है, विड्रॉ करने आता है, तो उनको दूसरी बैंक के खाते, दूसरे बैंक में क्या करना होता है, विड्रॉ करके लाते हैं वो। मतलब एक बैंक भी दूसरे ब्रांच से क्या करते हैं, विड्रॉ करके लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने क्या कहा है, अगर आप क्या कर रहे हो, खुद बैंकिंग कंपनी को या फिर कोऑपरेटिव बैंक को या पोस्ट ऑफिस को क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, मतलब विड्रॉ करने वाला खुद बैंक है, पेमेंट करने वाला पेयर भी कौन है, बैंक है, और जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो भी बैंक है। पेयर कौन है, कोऑपरेटिव बैंक है, पेये भी कौन है, बैंक ही है। पेयर भी कौन है, पोस्ट ऑफिस है, पेये भी कौन है, पोस्ट ऑफिस ही है। तो फिर उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। या फिर पेई कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कौन हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। या फिर पेई कौन है, आपकी बैंक का, कोऑपरेटिव किसका, बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। बिजनेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो आपके जो बिजनेस के जो बैंक के कौन होते हैं, होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको वो सर्विस देते हैं। जो अकाउंट होल्डर चाहता है कि कैश क्या कर दें, डिपॉजिट कर दें, तो वो डोर टू डोर सर्विस देते हैं। वो आपके अकाउंट होल्डर के डोर पे जाके कैश कलेक्ट करेंगे और खाते में डिपॉजिट करेंगे। अगर होल्डर चाहेगा कि उसमें से आप विड्रॉ करके दे दें, तो वो क्या करेंगे, विड्रॉ करके आपको डोर पे कर देंगे। तो ऐसा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करता है, बैंक में खाते से विड्रॉ करता है। कौन सी सर्विस देने के लिए, अपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाली सर्विस देने के लिए, जिसको आरबीआई ने क्या कर रखा है, अकॉर्डेंस में उनकी गाइडलाइन से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जब भी बैंक के खाते से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा अपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस देने के लिए, तो उस केस में भी सेक्शन 194N में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ओके, इसके बाद में बात की गई है जो एटीएम मशीन्स होती हैं उसमें रिफिल करने के लिए एजेंसीज क्या करती है, अपने बैंक के खाते से विड्रॉ करती है और एटीएम मशीन्स में क्या करती है, कैश रिफिल करती है। तो वो जो एजेंसीज होती है वो जब बैंक खाते से, कोऑपरेटिव बैंक के खाते से क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो उन पे भी सेक्शन 194N क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कैसे तय हुआ, तो उसके लिए लॉ ने क्या कहा है, प्रोवाइजो डाला। उसके लिए क्या डाला, प्रोवाइजो डाला, और प्रोवाइजो डाल के कहा है कि अगर पेमेंट मेड टू हो रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसको, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कौन सा कर रही है, बैंकिंग बिजनेस कर रही है, या पोस्ट ऑफिस को कर रहे हैं, या फिर किसको कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कर रहे हैं। या फिर कौन सा है, जो एटीएम मशीन में रिफिल करने की जो एजेंसीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, क्या है, टेलर मशीन ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो टेलर मशीन तो हमारी कौन सी हो जाती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब एटीएम हो गई है। तो इनकी जो एजेंसीज है जो क्या करती है, रिफिल करने का काम करती है, क्या करने का, कैश रिप्लेनिश करने का काम करती है। ओके, वो जब विड्रॉ करेंगे तो भी उस केस में क्या नहीं होगा, सेक्शन 194N एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन भी क्या करा है, इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें कहा गया है जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होगी, जो एटीएम मशीन्स के अंदर कैश क्या करती है, रिप्लेनिश करती है, रिफिल करती है, उनके जो फ्रेंचाइजी एजेंट्स हैं, किनके, हमने अभी पढ़ा, व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो क्या है, ऑपरेटर्स हैं, वो जब भी क्या करेंगे, बैंक से क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। उसके लिए उनका एक सेपरेट क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, जो आरबीआई की गाइडलाइन से भी होगा।
ओके, और किस पर्पस से विड्रॉ कर रहे हैं? पर्पस उनका है क्योंकि एटीएम में कैश उनको क्या करना है? रिप्लेनिश करना है। तो उस केस में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। अच्छा, ये कैसे तय हुआ? क्योंकि नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, नोटिफिकेशन ने कहा जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज है, ओके, और जो कौन से हैं? व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स हैं, ओके, उनको एग्जेम्पशंस दे दी है। वो क्या करेंगे? उनका एक सेपरेट अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पस, ओनली फॉर द पर्पस, सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जिससे विड्रॉल होगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिश कैश इन किस में है? एटीएम में, ओके, उस पर्पस से वो क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो फिर उस केस में क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा अंडर सेक्शन कौन सा है? 194N में। अच्छा, लॉ ने हमको ये भी कहा है कि जो बेसिकली आड़तीय होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मंडी होती है, ग्रेन मर्चेंट एजेंट होते हैं, तो फार्मर से उनकी फसल क्या करते हैं? परचेस करते हैं। फार्मर से फसल क्या करते हैं? परचेस करते हैं, और उनको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। उनको उनकी फसल का, उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। ऐसे जो कौन से होते हैं? कमीशन एजेंट होते हैं। जो हमारी मंडी बनी होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, उसके अंदर जो कमीशन एजेंट होते हैं वो फार्मर से उनकी फसल क्या करते हैं? परचेस करते हैं, और उनके लिए उनको पेमेंट करते हैं। तो लॉ ने ये कहा है कि ये जो भी कमीशन एजेंट है जो फार्मर से क्या करते हैं? उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या करते हैं? परचेस करते हैं, उसके लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। उस पेमेंट करने के लिए जब वो बैंक अकाउंट से या कोऑपरेटिव बैंक के खाते से या पोस्ट ऑफिस के खाते से क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे, एक्सीडिंग 1 करोड़ का करेंगे, तो भी सेक्शन 194N क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, ये सिर्फ कौन से कमीशन एजेंट पे है? वो उन्हीं कमीशन एजेंट पे है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केटिंग कमिटी बनी है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कैसे तय हुआ है? तो वो ऐसा इसलिए तय हुआ क्योंकि नोटिफिकेशन इशू किया गया, और नोटिफिकेशन में कहा गया जो कमीशन एजेंट है, जो ऑपरेट कर रहे हैं अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कौन सा है? कमिटी है, ओके। आपको ध्यान होगा इनका कमीशन जीएसटी में भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। इनका कमीशन जीएसटी में भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। रजिस्टर्ड हो अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो क्या बनी है? कमिटी बनी है कंसर्न स्टेट में, उसमें क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो क्या करेंगे? जब भी क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट। क्यों कर रहे हैं विड्रॉ वो बैंक के खाते से? अगर उनका पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग क्या होगा? पेमेंट होगा टू फार्मर्स को। क्यों करना है फार्मर को पेमेंट? ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ कौन सा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को परचेज किया है, और उसके लिए आपने उनको क्या करना है? पेमेंट करा। इस पर्पस के लिए आपने बैंक के खाते से क्या करा है? विड्रॉ करा है। तो फिर उस केस में क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा? फर्निश करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? इंटीमेट करेंगे हिज कौन सा है? अकाउंट नंबर। आप उनको अकाउंट नंबर क्या करेंगे? फर्निश करेंगे कि ये अकाउंट मैंने कौन से पर्पस के लिए है? ये अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कौन सा है? विड्रॉ करूंगा। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू क्या है? फार्मर ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और साथ में उनको क्या करना पड़ेगा? ये भी बताना पड़ेगा, एविडेंस भी देना होगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं किसमें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग किसमें? कमिटी में। किसको बताना पड़ेगा? बैंक को बताना पड़ेगा। तो बैंक को आप खाता भी बताओगे, अकाउंट नंबर भी क्या करोगे? बताओगे, अपना पैन भी क्या करोगे? फर्निश करोगे, और ये भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे कि यस आप क्या हो? कमीशन एजेंट हो, ऑपरेट कर रहे हो, रजिस्टर्ड हो अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के अंदर, लॉ के अंदर। फिर आप उस पर्पस के लिए विड्रॉ करोगे तो बैंक आपका क्या नहीं करेगा? टीडीएस नहीं करेगा। तो एक तो किनका नहीं करेगा? एक तो नोटिफिकेशन लाके का है जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर क्या है? मशीन ऑपरेटर, रिप्लेनिश का, रिफिल करने का काम करते हैं। इस पर्पस के लिए वो विड्रॉ करेंगे, उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के जो रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट है वो फार्मर को उनकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेस करने के लिए जो पेमेंट करेंगे, उस केस में भी उनका क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। उस केस में भी उनका क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। लॉ ये भी कहता है टीडीएस नहीं होगा, लॉ कहता है टीडीएस नहीं होगा। ये जो ऑथराइज डीलर होते हैं, जो मनी चेंजर होते हैं, जो सेल परचेज ऑफ क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी करते हैं। तो जब ये फॉरेन करेंसी क्या करेंगे? परचेस करेंगे, तो इनको आईएनआर क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा।
इस पर्पस के लिए जब भी बैंक अकाउंट से क्या करेंगे, ये विड्रॉ करेंगे, तो उस पे भी क्या नहीं होने वाला है, टीडीएस नहीं होने वाला है। उस केस में भी क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ऐसा कैसे तय हुआ, इस चीज को भी इन्होंने नोटिफिकेशन लाके सेटल कर दिया कि ये जो ऑथराइज्ड क्या होते हैं, डीलर होते हैं, फ्रेंचाइज एजेंट्स जो होते हैं, फ्रेंचाइज जो क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ये क्या करें, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें, सेपरेट अकाउंट क्या करें, मेंटेन करें, विड्रॉ करें मेड ओनली फॉर द पर्पस, और वो जो विड्रॉ करें उस सेपरेट अकाउंट से, वो क्यों कर रहे हैं विड्रॉ, परचेस ऑफ कौन सा है, फॉरेन करेंसी, क्योंकि उनको आईएनआर पेमेंट करना पड़ेगा। कब, जब वो फॉरेन करेंसी क्या करेंगे, परचेस करेंगे, किन से, जो भी फॉरेन टूरिस्ट होंगे, ओके, या फिर नॉन रेसिडेंट जो इंडिया विजिट करने आए हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी फॉरेन करेंसी आपको, ऑथराइज डीलर को, मनी चेंजर को क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसके अगेंस्ट हमको उनको आईएनआर देना होगा। तो वो जो मनी चेंजर होगा, वो जो कौन होगा, ऑथराइज डीलर होगा, वो आईएनआर प्रोवाइड करने के लिए बैंक के खाते से विड्रॉ करेगा। तो वो जो बैंक के खाते से विड्रॉ करेगा, अगर वो सेपरेट अकाउंट है और फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए है, क्योंकि उन्हें पेमेंट करना है अगेंस्ट कौन सा, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तो बैंक उस पर टीडीएस नहीं करेगा। अच्छा, परचेज किससे कर रहे हैं फॉरेन करेंसी, फॉरेन टूरिस्ट से, जो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया विजिट करने आए हैं, या फिर इंडिया वाले जो बाहर गए थे और वापस से क्या आ गए हैं, इंडिया आ गए हैं, तो बची हुई जो भी फॉरेन करेंसी होगी वो आपको लौटा देंगे और उसके अगेंस्ट आप उनको क्या दे देंगे, आईएनआर दे देंगे। तो उसके लिए लॉ ने ये कहा है नोटिफिकेशन लाके कि वो जो ऑथराइज डीलर है, मनी चेंजर है, परचेज ऑफ कौन सा, फॉरेन करेंसी के लिए, फॉरेन किससे, फॉरेन टूरिस्ट से, या फिर नॉन रेसिडेंट कौन सा है, विजिटिंग इंडिया है, नॉन रेसिडेंट कौन सा है, विजिटिंग कौन सा है, इंडिया है, या फिर फ्रॉम रेसिडेंट इंडियन ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया, ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया इन कैश, उनसे परचेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी और इन किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, इन किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बैंक के सेपरेट खाते से क्या करा है, विड्रॉ करा है एज पर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। तो उस केस में बैंक उन पे क्या नहीं करेगी, टीडीएस नहीं करेगी, उस पे क्या नहीं करेगी, टीडीएस नहीं करेगी। इसके लिए उनको बैंक को सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा कि मैं एक ऑथराइज क्या हूं, डीलर हूं, मैं एक क्या हूं, मनी चेंजर हूं, जो मैं आरबीआई की गाइडलाइन से क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो फिर बैंक उस केस में क्या नहीं करने वाली है, टीडीएस नहीं करने वाली है। क्या फर्निश करेंगे, वो सर्टिफिकेट क्या करेंगे, फर्निश करेंगे कि वो ऑथराइज डीलर हैं, वो कौन है, मनी क्या है, चेंजर हैं, जो आरबीआई की डायरेक्शन और गाइडलाइन से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए, जो फॉरेन करेंसी कैश में परचेज हो रही है, उसके लिए उन्होंने क्या करा है, विड्रॉ करा है। तो उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। तो 3 केस में टीडीएस नहीं होगा। जो कैश रिप्लेनिशमेंट जो क्या होगी, एजेंसीज होगी, CRA जो होगी, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज होगी, या फिर वाइट लेबल क्या है, ऑटोमेटेड ट्रेलर क्या है, ऑपरेटर हैं, ट्रेलर मशीन ऑपरेटर्स हैं वो। दूसरा है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के जो रजिस्टर्ड कौन है, कमीशन एजेंट है वो। और तीसरा जो हमारे मनी चेंजर हैं और जो हमारे कौन से ऑथराइज्ड कौन से हैं, डीलर हैं। ओके, तो इन पर्पस के लिए वो सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करें, बैंक को फर्निश करें, अपना सर्टिफिकेट फर्निश करें। तो बैंक उस केस में उनका क्या नहीं करेगा, टीडीएस करने वाला नहीं है, टीडीएस करने वाला नहीं है। तो ये सेक्शन हमारा कौन सा है, 194 कौन सा था, एन था, जिसमें 1 और मोर अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। हम जो विड्रॉ कर रहे हैं, हम चाहे रेसिडेंट भी हो सकते हैं और हम होने में क्या हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ओके, विड्रॉ किससे कर रहे हैं, बैंक से, जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, या पोस्ट ऑफिस। 1 और मोर अकाउंट मेंटेन विथ इट, मतलब बैंक की जितनी भी ब्रांचेस के साथ में अकाउंट है उन सभी को एग्रीगेट करेंगे। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों को क्या करेंगे, हम एग्रीगेट करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे। लेकिन हमने अलग अलग बैंक के साथ में अलग अलग अकाउंट ओपन करे हुए हैं, तो उनको क्या नहीं करना है, एग्रीगेट नहीं करना है, उनको क्या नहीं करना है, एग्रीगेट नहीं करना है। अब आपको ध्यान होगा सेक्शन 206AA है, वो ये कहता है कि अगर आपने पेयर को अपना पैन फर्निश नहीं करा तो पेयर आपका 20% से क्या करता है, टीडीएस करता है। तो सेम बात यहां पर भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। सेम ये बात यहां पर भी एप्लीकेबल होगी कि अगर आपने बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, पोस्ट ऑफिस को अपना पैन फर्निश नहीं करेंगे तो फिर वो आपका 20% से क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस है। जो विड्रॉ कर रहा है वो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है।
फ्रॉम वन और मोर अकाउंट हमको देखना है, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हमको देखना है। मेंटेन विथ इट का मतलब क्या हो गया, ऑल ब्रांचेस जो होगी ऑफ एक इसकी बैंक की, एक बैंक की जितनी भी ब्रांचेस के साथ होगा सबको एग्रीगेट करेंगे, लेकिन टू डिफरेंट बैंक्स को हम क्या नहीं करेंगे, एग्रीगेट नहीं करेंगे। ओके, और अगर आप अपना पैन फर्निश नहीं करेंगे पेयर को, तो वो आपका 20% की रेट से क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे अंडर सेक्शन 206। कौन सा है, डबल ए है। ठीक है, आइए इस बात को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये हमारा पर्सन है जो 2021 में विड्रॉ कर रहे हैं। 2021 से जो पिछला साल था वो था 1920, और उसके जो पिछले 3 साल थे वो थे 18-19, 17-18 और 16-17। तो यहां पर हमको बात की गई है 16-17, 17-18 और 18-19 में हमने रिटर्न ही क्या नहीं करा है, फर्निश नहीं करा है। हमने तो रिटर्न ही क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। तो पहले जो 10 लाख विड्रॉ हुए उस पे हम कोई भी टीडीएस नहीं करेंगे, लेकिन अगला जब 25 लाख हमने विड्रॉ करा तब हम देखेंगे, इस सेक्शन को देखेंगे, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ था, और ये देखेंगे क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ हो चुका है, तो आंसर इज यस, टोटल 35 लाख विड्रॉ हो चुका है। तो अब टीडीएस होगा, टीडीएस होगा, और टीडीएस होगा तो वो कितने पे होगा, पूरे अमाउंट पे ही होगा। पूरे का मतलब इस 10 लाख पे तो नहीं हुआ था, उस पे तो नहीं होगा, लेकिन अब जो 25 लाख आपने क्या करा है, विड्रॉ करा है, इस 25 लाख पे 2% की रेट से क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। ठीक है ना, कितने से हो जाएगा, पूरे सम पे होगा, 25 लाख नहीं, ये कितने पे हो जाएगा, ये कितने पे होगा, 1 जुलाई से एप्लीकेबल था, तो अब कितने पे हो जाएगा, पूरे 35 लाख पे हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 जुलाई के बाद का विड्रॉल है, तो पहले 10 लाख पे तो नहीं हुआ था, फर्स्ट 10 लाख पे तो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने 25 लाख विड्रॉ करा तो हम प्रोविजन देखेंगे क्या 1 जुलाई के बाद से ये एप्लीकेबल हुआ था, और ये देखेंगे क्या ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर आपने 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करा है, तो आंसर इज यस, विड्रॉ करा है, तो फिर पूरे अमाउंट पे क्या होना है, टीडीएस होना है, फिर पूरे ही अमाउंट पे क्या होना है, टीडीएस होना है। तो फिर पूरे अमाउंट का मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 35 लाख हो जाएगा, और एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 20% हो जाए 2% हो जाएगा। ओके, अब आपने वापिस से विड्रॉ करा 35 लाख, तो अब वापिस से ये प्रोविजन लगाएं, क्या आपने 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर चुके, आंसर इज यस, क्या 1 करोड़ से ज्यादा कर चुके, आंसर इज नो, क्योंकि अभी टोटल हमारा कितना हुआ है, 70 लाख ही हुआ है। टोटल हमारा अभी कितना हुआ है, 70 लाख हुआ, मतलब 1 करोड़ से क्या नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, तो अभी भी टीडीएस एट द रेट ऑफ कितना होगा, 2% होगा। कितने पे, 35 पे हो चुका है, अब 35 पे और हो जाएगा, और एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 2% से ही होगा। फिर आपने और 45 लाख विड्रॉ करे, तो वापिस से प्रोविजन लगाइए, क्या आपने फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करा, आंसर इज यस, क्या 1 करोड़ से ज्यादा कर चुके हो, अगेन आंसर इज यस, तो 1 करोड़ से ऊपर वाले पे तो क्या होगा, 5% होगा, और 1 करोड़ तक कितना होगा, 2% होगा। तो अभी तक आप टोटल 70 लाख विड्रॉ करे थे, तो इसका मतलब है अब इस 30 लाख पे एट द रेट ऑफ कितना होगा, 2% होगा, और रिमेनिंग जो 15 लाख है उस पे एट द रेट ऑफ कितना होगा, 5% होगा। ओके, अब लास्ट आपने विड्रॉ करा है 40 लाख, वापिस से प्रोविजन लगाइए, क्या आपने फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करा है, आंसर इज यस, क्या 1 करोड़ से ज्यादा करा है, आंसर इज यस। ओके, तो 1 करोड़ से ऊपर वाले पे तो क्या होना है, 5% होना है, तो इस पे एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ओके, तो ये देख लीजिए, हमने क्या करा था, 30 लाख पे 2% करा था, और रिमेनिंग पे 15 पे क्या करा था, 5%, और लास्ट जो 40 लाख विड्रॉ हुए उस पे कितना करा है, 5% करा है, उस पे हमने क्या करा है, 5% करा है। ओके, चलिए वन मोर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं, उसी केस में जहां असेसी ने क्या कौन कौन सी ईयर में, 16, 17, 17, 18 और 18, 19 में तीनों ही साल में अपने रिटर्न क्या नहीं करे हुए हैं, फाइल नहीं करे हुए हैं। ओके, ये प्रोविजन कब से आया है, 1 जुलाई से आया है, तो जो 1 जुलाई से विड्रॉ होगा उसी पे क्या होगा, टीडीएस होगा, उससे पहले वाले पे टीडीएस नहीं होगा। तो आपने 1 अप्रैल को 40 लाख क्या करे, विड्रॉ करे, 40 लाख विड्रॉ करे, तो क्या इस पे टीडीएस होना था, क्या इस पे टीडीएस होना था? तो ध्यान रखिएगा 30 जून से पहले पुराना प्रोविजन चलता था, पुराना प्रोविजन यही था 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ होगा तो ही टीडीएस होगा।
तो इस वाले केस में हमारा कोई भी क्या नहीं होना है, टीडीएस नहीं होना है। फिर वापस से 3 जून को हमने क्या करा, 50 लाख क्या करा, विड्रॉ करा। ओके, 30 जून तक पुराना वाला प्रोविजन देखना है, क्या पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग टीडीएस होता है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ को क्या नहीं करा है, एक्सीड नहीं करा है, तो नहीं होना है। अब आपने नेक्स्ट विड्रॉ करा है 12th ऑफ किसको, जुलाई को, 12th ऑफ किसको, जुलाई को। अब 12th ऑफ जुलाई मतलब नया प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुका है, और नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो उस पे कितना है, 2% है, और 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो 30 जून से पहले हो गए हैं, जो 30 जून से क्या हो गए, पहले हो गए, उन पे नहीं करना है हमें। मतलब 30 जून तक पुराना प्रोविजन और 1 ऑफ जुलाई से कौन सा हो जाएगा, नया प्रोविजन। तो पुराने वाले को पुराने की तरीके से करेंगे, नए वाले को क्या करेंगे, नई तरीके से करेंगे। अब जो 30 लाख क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, इस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। और आज हम देखेंगे क्या ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ हो चुका है, तो आंसर इज यस। आपने टोटल कितना करा है, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस कितना हो गया, 30, 120 लाख विड्रॉ हुआ है, तो 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ हो गया है। क्या 1 करोड़ से ज्यादा भी हो चुका है, अगेन आंसर इज यस, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो इस 30 लाख में क्या करेंगे, 10 लाख पे तो एट द रेट ऑफ 2% वाला कर देंगे, और 20 लाख पे एट द रेट ऑफ कितना करेंगे, 5% वाला टीडीएस करेंगे। तो ये आप देख लीजिए कितना है, 10 लाख पे तो 2% वाला करेंगे, और 20 लाख पे कौन सा करेंगे, 5% वाला करेंगे। बस एक बात समझ लीजिए, 30 जून तक पुराना वाला प्रोविजन, ओके, और 1 ऑफ जुलाई से कौन सा, नया प्रोविजन, और दोनों प्रोविजन को क्या नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। जैसे वन मोर एग्जांपल है, 1 अप्रैल को आपने 1 करोड़ 30 लाख विड्रॉ करा। पुराने वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस एक्ट 2019 से आया था, क्या उसके अकॉर्डिंग टीडीएस बनता है, आंसर यस बनता है। उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, बनता है, और कितने पे बनेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे बनेगा, मतलब 30 लाख पे बनेगा, और वो भी एट द रेट ऑफ कौन सा बनेगा, 2% बनेगा। तो ये लीजिए 30 लाख पे एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 2%। अगला विड्रॉ करा है आपने, कब करा अगला विड्रॉ, 23 ऑफ जुलाई, मतलब जब क्या आ चुका था, नया प्रोविजन आ चुका था। अब इस पे आप नया प्रोविजन लगाएंगे, और नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या आपने फाइनेंशियल ईयर में ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करा है, आंसर इज यस। क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करा, आंसर इज यस। तो अब 1 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी आप विड्रॉ कर चुके हो, तो अब जो 50 लाख वाला है, इस पे 5% की रेट से क्या करना पड़ेगा, आपको टीडीएस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ को ऑलरेडी क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है। तो इस पे 5% की रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा। वन मोर एग्जांपल, 1 ऑफ अप्रैल को आपने कौन से को, 1 ऑफ किसको, अप्रैल को आपने 20 लाख विड्रॉ करे। पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग टीडीएस बनता है, आंसर इज नो, बनता ही नहीं है। फिर 12 ऑफ जुलाई को आपने क्या करा, विड्रॉ करा 10 लाख, जब नया प्रोविजन था। तो क्या नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग टीडीएस बनता है, आंसर इज यस, बनता है, क्योंकि आप 20 लाख से ज्यादा क्या कर चुके हो, विड्रॉ कर चुके हो। तो इस 10 लाख पे आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस करना पड़ेगा, और एट द रेट ऑफ कितना करना पड़ेगा, 2%। पहले वाले पे तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पुराना था, नए वाले पे आपको 2% की रेट से क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। नेक्स्ट आपने फिर विड्रॉ करा है, कितना विड्रॉ करा है, 160 लाख। तो आपको ये देखना है 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ हो गया, अप टू 1 करोड़ तक 2% है, और 1 करोड़ से ऊपर कितना है, 5% है। तो अब तक आप विड्रॉ कर चुके थे कितने, 30 लाख। तो अब ये 160 में जो 70 लैक्स होंगे उस पे तो होगा कितना होगा, 2% होगा, और जो 90 लैक्स होंगे रिमेनिंग उस पे होगा कितना, 5%। ये देख लीजिए, जो 70 लाख है उस पे तो कितना होगा, 2% होगा, और जो 90 लाख है उस पे कितना होगा, 5% होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 जून तक जो भी विड्रॉ हुआ उस पे पुराना प्रोविजन लगाएंगे, और 30 जून के बाद में जो हुआ उस पे नया वाला प्रोविजन क्या करेंगे, लगाएंगे, और दोनों को क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करना है। जैसा कि इसी एग्जांपल में हम ये समझ लें कि उस पे फर्स्ट प्रोवाइजो एप्लीकेबल ही नहीं था, मतलब 16, 17, 17, 18 या 18, 19 में तीनों ही साल में उसने रिटर्न फाइल करे हैं, या फिर किसी में भी एक में भी रिटर्न क्या कर दिया, फाइल कर दिया, मतलब फर्स्ट प्रोविजो वाला उस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम फिर कैसे करते, मतलब वो 20 लाख वाला प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता तो हम इसको कैसे करते, आइए देखते हैं इसको। 1 ऑफ अप्रैल को 40 लाख विड्रॉ हुआ, क्या पुराने प्रोविजन से टीडीएस बनता है, आंसर नहीं बनता।
फिर 3rd ऑफ जून को आपने 50 लाख विड्रॉ करे, क्या टीडीएस बनता है? आंसर इज नो, बनता ही नहीं है। ओके, क्योंकि अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने 12 ऑफ जुलाई को 30 लाख विड्रॉ करा तो नए प्रोविजन से टीडीएस हो गया, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है पूरे साल में विड्रॉ। ओके, और फिर 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है, तो अब नया प्रोविजन बोलता है कि पूरे पे क्या होना चाहिए? टीडीएस होना चाहिए। नया प्रोविजन क्या बोलता है? फिर पूरे पे ही क्या होना चाहिए? टीडीएस होना चाहिए। पूरे पे ही क्या होना चाहिए? टीडीएस होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, 30 जून तक आपने जो 90 लाख विड्रॉ करे उस पे तो किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा। लेकिन आपने जब नए 1 ऑफ जुलाई से जो विड्रॉ करा है उस पे टीडीएस होगा। और उस पे कैसे होगा? उस पे होगा 30 लाख पे क्या होगा? 2% होगा। ध्यान रखिएगा, जो पहले विड्रॉ हो चुका है उस पे टीडीएस नहीं होगा। नए प्रोविजन पुराने प्रोविजन को मिक्स नहीं करना है। जो 30 जून से पहले विड्रॉ हो गए, अगर उस पे टीडीएस नहीं हुआ है तो अब 1 ऑफ जुलाई पे भी टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अब 1 ऑफ जुलाई से जो 30 लाख विड्रॉ हुआ है उस पे पूरे पे क्या हो जाएगा? टीडीएस हो जाएगा, क्योंकि आप 1 करोड़ से ज्यादा क्या कर चुके हो? एक्सीड कर चुके हो। तो एक बात ध्यान रखना, 30 जून तक पुराना वाला प्रोविजन ही चलाना है, 1 जुलाई से क्या चलाना है? नया चलाना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जो 30 जून तक टीडीएस नहीं हुआ था अब आप उस पे क्या कर दें? टीडीएस कर दें, ऐसा नहीं है। ओके, जैसे वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं। वन मोर एग्जांपल ये रहा, 1 अप्रैल को आपने 130 लाख विड्रॉ करे, तो पुराने प्रोविजन से टीडीएस बनता था, आंसर बनता था, लेकिन बनता कितने पे था? 30 लाख पे बनता था। तो ये रहा, हम आपका 30 लाख पे क्या करते हैं? 2% टीडीएस करते हैं। ओके, इसके बाद में आपने और विड्रॉ करा है कितना? 50 लाख। 50 लाख आपने विड्रॉ करा, और नया प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो पूरे पे क्या होगा? टीडीएस होगा। तो इस पूरे 50 लाख पे क्या हो जाएगा? 2% की रेट से टीडीएस हो जाएगा। बहुत सिंपल। केस नंबर 3 हम क्या करते हैं? देखते हैं केस नंबर 3। 1 अप्रैल को 20 लाख विड्रॉ हुआ, क्या पुराने प्रोविजन से टीडीएस बनता है? आंसर इज नो, नहीं बनता है। ओके, नहीं होगा। इसके बाद में आपने 12 ऑफ जुलाई को 10 लाख विड्रॉ करें, क्या नए प्रोविजन से टीडीएस बनता है? अगेन आंसर इज नो, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा क्या नहीं हुआ है? 1 करोड़ से ज्यादा क्या नहीं हुआ है? विड्रॉ नहीं हुआ है। तो इस वजह से क्या नहीं बनता? टीडीएस नहीं बनता। फिर आपने वापस से विड्रॉ करा 160 लाख, 160 लाख, तो अब क्या नए प्रोविजन से टीडीएस बनता है? आंसर इज यस, बनता है। नए प्रोविजन से क्या बनता है? टीडीएस बनता है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा क्या हो चुका है? विड्रॉ हो चुका है। तो अब जो भी विड्रॉ होगा उस पे पूरे पे क्या हो जाएगा? टीडीएस हो जाएगा। तो एंटायर 160 पे हम 2% की रेट से क्या करेंगे? टीडीएस कर देंगे। हम क्या कर देंगे? इस 160 लाख पे हम पूरे 2% की रेट से क्या कर देंगे? टीडीएस कर देंगे। तो एक एग्जांपल हमने क्या करा था? यहां पर देखा था, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से टोटल क्या कर लिए हैं? 2 एग्जांपल हमने यहां पर क्या करे हैं? कवर किए हैं। ओके, यस। तो अभी एक हमको करेक्शन कर लेना है। करेक्शन ये है कि जो 30 जून से पहले जो विड्रॉ हुआ था, कितना हुआ था? 20 लाख। उस पे तो क्या नहीं होगा? टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि वो 1 करोड़ से क्या नहीं था? ज्यादा नहीं था। फिर 1 ऑफ जुलाई के बाद में 10 लाख और विड्रॉ हुआ, उस पे भी टीडीएस नहीं हुआ, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था। लेकिन 31 दिसंबर को जब हमने 1 करोड़ 60 लाख विड्रॉ करा, तब उस पे टीडीएस होगा। और एज पर न्यू प्रोविजन क्या बोलता है? अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा क्या करे हैं? विड्रॉ करें, तो पूरे पे क्या होना है? टीडीएस होना है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा है कि 30 जून तक तो क्या चलेगा? पुराना वाला प्रोविजन चलेगा। ओके, और 1 ऑफ जुलाई के बाद से क्या होगा? नया प्रोविजन होगा। ओके, वैसे तो हमने इस साल में टोटल 160 प्लस 30 1 करोड़ 90 लाख क्या करे हैं? विड्रॉ करे हैं। लेकिन 30 जून तक पुराना प्रोविजन है, और पुराने प्रोविजन से अगर टीडीएस नहीं होता है तो नहीं होगा। ओके, और 1 ऑफ जुलाई से नया प्रोविजन होगा, और नया प्रोविजन ये बोलता है कि 1 करोड़ से ऊपर जितना भी विड्रॉ होगा उस पे टीडीएस होगा। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर इंस्टेड ऑफ कितना है? 160 लाख, इंस्टेड ऑफ कितना? 160 लाख, 170 लाख पे 170 लाख, यस 170 लाख पे एट द रेट ऑफ कितना होगा? 2% टीडीएस होगा। ओके, बात को समझ लीजिए। अप टू 30 ऑफ जून तक पुराना वाला प्रोविजन चलेगा, और पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर टीडीएस नहीं बनता है तो उस पे टीडीएस नहीं होगा फिर। ओके, और 1 ऑफ जुलाई से, फ्रॉम किससे? 1 ऑफ किससे? जुलाई से
न्यू प्रोविजन क्या होगा, एप्लीकेबल हो चुका है। और न्यू प्रोविजन ये बोलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा क्या करा है, कैश विड्रॉ करा है, तो उस पे 2% का टीडीएस बनता है एंटायर किस पे, अमाउंट पे। तो ऐसी स्थिति में आपने जो 10 लाख विड्रॉ करा और 160 लाख विड्रॉ करा, टोटल कितना हो गया, 170 लाख हो गया। तो इस 170 लाख पे 2% की रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा। अच्छा, ये सेम ही था जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन करा था। पहले क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमने 1 जुलाई के बाद से पहले 10 लाख विड्रॉ करा, तो उस समय उस पर टीडीएस नहीं हुआ। लेकिन जब अगला 25 लाख विड्रॉ करा तब उस पर टीडीएस बन गया, क्योंकि हम फर्स्ट प्रोवाइजो वाले असेसी थे। हमने प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर में तीनों में ही अपना रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा हुआ था। और एज पर न्यू प्रोविजन अगर आप 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो पूरे पे क्या होगा, टीडीएस होगा। तो इस वजह से हमने पूरे पे मतलब 35 लाख पे क्या करा था, एट द रेट ऑफ 2% से क्या करा था, टीडीएस करा था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक डेट और डाल देते, और वो डाल देते कौन सा है, 30 जून 2020, और उसमें मान लीजिए हमने 5 लाख विड्रॉ करा था, तो एज पर पुराने प्रोविजन से उस पर कोई भी टीडीएस नहीं हुआ था, कोई प्रोविजन से टीडीएस नहीं हुआ था। अब नया प्रोविजन आने के बाद में भी उस पर क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। मतलब 30 जून तक पुराना वाला प्रोविजन ही था, ओके। और 1 जुलाई से नया प्रोविजन है, तो 1 जुलाई के बाद जो आपने 10 लाख विड्रॉ करा, तो उस समय तो उस पर टीडीएस नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने अगला 25 लाख विड्रॉ करा, तो 10 लाख पे भी क्या होगा, बैंक आपका टीडीएस कर देगा। लेकिन जो 5 लाख आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, विड्रॉ कर चुके हो, उस पर बैंक आपका क्या नहीं करने वाला है, टीडीएस करने वाला नहीं है। उस पर क्या नहीं करेगा, बैंक आपका क्या नहीं करेगा, टीडीएस नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल था, सेक्शन 194N को लेके था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था। इसका एक एग्जाम्पल कुछ हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को हमने 10 लाख क्या करे, विड्रॉ करे। हमने क्या करे हैं, 10 लाख क्या करे हैं, विड्रॉ करे हैं। इसके बाद में हमने 1 मई 2020 को हमने क्या करे हैं, मान लीजिए हमने 70 लाख क्या करे हैं, विड्रॉ करे हैं। 70 लाख हमने क्या करे, विड्रॉ करे। इसके बाद में हमने 1 अगस्त 2020 को हमने और 10 लाख क्या करे थे, विड्रॉ करे थे। हमने और 10 लाख क्या करे, विड्रॉ करे। फिर 1 दिसंबर 2020 को हमने 30 लाख क्या करे, विड्रॉ करे, ओके। और हम पे फर्स्ट प्रोवाइजो क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पे किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि पुराने प्रोविजन से टीडीएस तब होता था जब 1 करोड़ से ऊपर हो। 1 मई को भी हमने जो विड्रॉ करा, कैश विड्रॉ, उस पर भी बैंक हमारा टीडीएस नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक कितना हुआ है, 80 लाख ही विड्रॉ हुआ है, टीडीएस नहीं होगा। 1 अगस्त से नया प्रोविजन था, और नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी टीडीएस तो तभी होता था जब 1 करोड़ से ज्यादा क्या करें, विड्रॉ करें। तो हमने 10 लाख ही विड्रॉ करा था, टोटल विड्रॉ हमारा अभी तक कितना था, 90 लाख था। इस वजह से उसके ऊपर क्या नहीं हुआ, टीडीएस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने 1 दिसंबर को हमने क्या करा, विड्रॉ करा 30 लाख। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा क्या हो गए, विड्रॉ हो गए। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ हो गए, टोटल हमारा 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ हो गया। तो अब उस पे क्या बनता है, टीडीएस बनता है। अब उस पे क्या बनता है, टीडीएस बनता है। लेकिन टीडीएस जो बनता है वो कैसे बनेगा, वो सिर्फ इस 10 लाख पे बनेगा, वो इस सिर्फ 10 लाख पे बनेगा एट द रेट ऑफ कितना, 2% है। और इस 30 लाख पे भी बनेगा एट द रेट ऑफ कितना है, 2% है, ओके। जो पहले विड्रॉ हो गए 30 जून से पहले, उस पे पुराना प्रोविजन था, और पुराने प्रोविजन से अगर टीडीएस नहीं बनता है तो अभी भी उस पे टीडीएस नहीं करेगा, ओके। तो आई थिंक इस एग्जांपल से हमें सारी बात क्या आ गई है, समझ में आ गई है। ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 194। ये हमारा सेक्शन 194 कौन सा था, एन था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था, ओके, यस। अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन है हमारा 194O। सेक्शन 194O फाइनेंस एक्ट 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, ओके। इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, जब कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट
ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है, कोई सेलर है, सेलर ऑफ गुड्स का है, या कोई प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस है, वो ईसीओ के थ्रू, ईसीओ के थ्रू मतलब खुद की ओन वेबसाइट से नहीं, किसी थर्ड पार्टी ईसीओ से, जैसे मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल ऑफ क्या करते हैं, गुड्स करते हैं, या सप्लाई ऑफ क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 194 क्या होने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है। अच्छा, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को ओवरराइडिंग सेक्शन बनाया गया है इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे जो भी प्रोविजन बताया जाएगा वो इस चैप्टर के बाकी सभी प्रोविजंस पे, बाकी सभी सेक्शंस को क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी कब होगी, जब भी हम कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो हमेशा रेसिडेंट ही होना चाहिए, मतलब जो भी सेलर ऑफ गुड्स है या फिर प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस है वो रेसिडेंट होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब जो रिसिपेंट है या फिर जो कौन है, बायर है, जो बायर है वो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो सकता है। जो रिसिपेंट ऑफ क्या है, सर्विस है, वो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सप्लायर है, जो सेलर है, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। वो ईसीओ के थ्रू क्या कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहा है। ईसीओ का मतलब थर्ड पार्टी ईसीओ है, थर्ड पार्टी, ओन वेबसाइट नहीं, थर्ड पार्टी किसी और ईसीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपनी सब गुड्स को या अपनी सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हाँ, वो जो ईसीओ है वो भी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, बस हमारा जो सेलर है, हमारा जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहा है वो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट किसी का भी हो सकता है, वो अपनी क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में सेक्शन 194 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब 194 में जो टीडीएस होगा वो एट द रेट ऑफ 1% से होगा, और कौन से अमाउंट पे होगा, वो उस ग्रॉस अमाउंट पे होगा, ठीक है ना। कौन से अमाउंट पे होगा, ग्रॉस अमाउंट, जो सेल करी गई है उसका जो ग्रॉस अमाउंट है, या फिर जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है उसका जो भी क्या है, ग्रॉस अमाउंट है, जो क्या कर रहा है, बायर और रिसिपेंट जो है, बायर या फिर सर्विस का जो रिसिपेंट है वो जो ग्रॉस अमाउंट क्या कर रहा है, पे कर रहा है, वो जो ग्रॉस अमाउंट पे कर रहा है उस पे 1% की रेट से ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस, टीडीएस करेगा, 1% की रेट से क्या करेगा, टीडीएस करेगा। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान देने की है, अगर वो जो ईसीओ है, अगर वो जो कौन है, ईसीओ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो ऑपरेटर है, वो अगर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, वो बिटवीन 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 1% कितना हो जाएगा, 0.75% होगा। इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले वाला सेक्शन जो हमने करा था 194N, वहां पर ये क्या नहीं था, इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं था कि इस पीरियड के बीच में जो आप विड्रॉ करोगे तो रेट ऑफ टीडीएस क्या होगी, कम होगी, 2% नहीं होके क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, या 5% से कम होके क्या हो जाएगी, 3.75, कुछ इस तरह से हो जाएगी। ऐसा प्रोविजन वहां पर नहीं था, लेकिन यहां पर जरूर, यहां पर है। तो समझने की बात क्या है, हम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, हमारा रेसिडेंट होना जरूरी है। हम किन के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, हम ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं। ईसीओ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। जो बायर है हमारा गुड्स का या सर्विस का, जो रिसिपेंट है वो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। ईसीओ हमारा टीडीएस करेगा एट द रेट ऑफ 1% से करेगा, और कौन से अमाउंट पे करेगा, जो ग्रॉस अमाउंट होगा, जो कौन सा होगा, ग्रॉस अमाउंट पे वो हमारा क्या करने वाला है, टीडीएस करने वाला है। अब एक बात आप यहां ध्यान से समझिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर हम क्या नहीं करते हैं, अपना पैन फर्निश नहीं करते हैं, जैसे कि हम मिंत्रा को या फ्लिपकार्ट को अपना पैन फर्निश नहीं करें, तो अभी तक 206AA के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि हमारा टीडीएस कितने से होगा, 20% से होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम अपना पैन या आधार नहीं देते हैं, हमारे पास में पैन नहीं है तो हम अपना क्या दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं, ये आप सभी को मालूम होगा। तो अगर हम अपना पैन या फिर क्या नहीं देते, आधार नहीं देते हैं, तो यहां पर हमारा ईसीओ 1% की जगह 5% की रेट से क्या करने वाला है, टीडीएस करने वाला है। कितने परसेंट की रेट से करेगा, 5% की रेट से टीडीएस करेगा। अच्छा, ये सारी बातें हमें कहां से मालूम पड़ रही है, तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 194 किस पे आ रहे हैं, ओ पे आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2020 से एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से।
ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा? जब भी कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होगा। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब वो रेसिडेंट होना चाहिए, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हो गया? जो भी सेलर ऑफ गुड्स है या फिर प्रोवाइडर ऑफ कौन है? सर्विस है। जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो मस्ट भी क्या हो? रेसिडेंट हो। वो ईसीओ के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या प्रोविजन ऑफ क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है। उनके प्लेटफॉर्म से क्या कर रहा है? गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसी केस में जो ईसीओ होगा वो टीडीएस करेगा। ईसीओ क्या करेगा? हमारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का, हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन ईसीओ के, वो हमारा टीडीएस करेगा एट द रेट ऑफ कितने से करेगा? 1% से करेगा। कौन से अमाउंट पे करेगा? ग्रॉस अमाउंट पे करेगा। ग्रॉस अमाउंट का मतलब यह है जो बायर जो क्या कर रहा है? ग्रॉस अमाउंट पे कर रहा है। बायर जो क्या कर रहा है? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस का मतलब नेट ऑफ डिस्काउंट ही होगा। ओके, तो जो बायर क्या कर रहा है? ग्रॉस अमाउंट पे कर रहा है, उतने पे क्या होगा? टीडीएस होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए टोटल 20 लाख रुपीस का ग्रॉस अमाउंट क्या करा? बायर ने पे करा, 20 लाख का पे करा। लेकिन हमारे ईसीओ ने क्या करा? उसमें से 10%, 2 लाख का कमीशन रख के हमको कितना? 18 लाख ही क्या करा? पे करा। तो लॉ बोल रहा है आपको टीडीएस करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट। जो भी ग्रॉस अमाउंट है सेल का या प्रोविजन ऑफ सर्विस का, आपको पूरे 20 लाख पे करना होगा। इंक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ? वो जो 2 लाख रुपए का कमीशन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ने अपने पास में रिटेन कर लिया, उस पे भी आपको ईसीओ को क्या करना होगा? टीडीएस करना होगा। क्योंकि हमारी सेल तो 20 लाख ही कहलाएगी। हमारी सेल तो कितनी कहलाएगी? 20 लाख की कहलाएगी। तो एंटायर ग्रॉस अमाउंट पे क्या होगा? टीडीएस होगा। मतलब इंक्लूडिंग जो कमीशन ऑफ कौन सा होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, जो उसने अपने पास में रिटेन भी कर लिया होगा और हमें कितना दिया होगा? 18 लाख ही क्या करा होगा? दिया होगा। तो भी टीडीएस उसको कितने पे करना पड़ेगा? 20% पे करना पड़ेगा। और अगर जो उन्होंने सम क्रेडिटेड और पेड करा है, कौन से पीरियड में? बिटवीन 14 ऑफ मई 2020 से 31 ऑफ मार्च 2021 के बीच में, तो फिर टीडीएस एट द रेट ऑफ कितने से हो जाएगा? 0.75% की रेट से होगा। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ईसीओ को, फ्लिपकार्ट को, मिंत्रा को अपना पैन फर्निश नहीं करते हैं या आधार फर्निश नहीं करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ 1% की जगह टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 5% से होगा। तो 194O है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो रेसिडेंट होना क्या है? जरूरी है। सप्लाई किसके थ्रू करी हो? जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी हो उस पे क्या होगा? टीडीएस होगा। ओके, टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ कितने से होगा? 1% से होगा। ग्रॉस अमाउंट पे होगा। ग्रॉस अमाउंट का मतलब इंक्लूडिंग किस पे होगा? कमीशन ऑफ ईसीओ पे भी क्या होगा? टीडीएस होगा। और अगर क्रेडिटेड बिटवीन 14 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मार्च 2021 के बीच में क्रेडिट और पेड है, तो इंस्टेड ऑफ 1% 0.75 होगा। अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन क्या नहीं करते हैं? फर्निश नहीं करते हैं ईसीओ को, तो ईसीओ को इंस्टेड ऑफ 1% कितना करना होगा? 5% करना होगा। ये प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2000 किससे हुआ है? 20 से एप्लीकेबल हुआ है। ओके, 1 अक्टूबर 2020 से क्या हुआ है? ये एप्लीकेबल हुआ है। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए जो ईसीओ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। ईसीओ के थ्रू हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज या अपना गुड्स क्या करते हैं? अपना गुड्स क्या कर रहे हैं? उनको दे रहे हैं, अपना गुड्स दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, या फिर तो गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सर्विस। और सर्विस भी कौन सी? सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इनके अलावा और कोई सर्विस नहीं। तो ईसीओ हमारा क्या करने वाला है? यहां पर टीडीएस करने वाला है। बायर ने क्या करा? पेमेंट करा। बायर ने पेमेंट करा। बायर जब पेमेंट करने लगा तो मान लीजिए 2 लाख रुपए का पेमेंट तो किसके पास गया? कमीशन ईसीओ के पास गया। और 18 लाख रुपीस का पेमेंट सीधा किसके पास गया? सेलर के पास गया। सीधा किसके पास गया? सेलर के पास गया। ओके, तो प्लेटफॉर्म पे ईसीओ पे ये फैसिलिटी है कि 2 लाख रुपए तो सीधा ईसीओ के पास ही जाएंगे, मतलब 10% कमीशन, और रिमेनिंग 90% किसके पास जाएगा? जो पार्टिसिपेंट होगा उसके पास जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, क्या उस केस में ईसीओ को टीडीएस करना पड़ेगा क्या, जहां पेमेंट डायरेक्टली किसके पास गया है? पार्टिसिपेंट के पास गया है। तो ऐसी स्थिति में लॉ ने क्या कहा है? जो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट के पास चला गया है, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट के पास चला गया, उसको भी हम डीम्ड मान लेंगे,
उसको हम डीन मानेंगे कि ईसीओ ने ही उनको क्या करा है, क्रेडिटेड और पेड करा है। तो ऐसी स्थिति में ईसीओ को क्या करना होगा, एंटायर 20 लाख पे क्या करना होगा, एंटायर 20 लाख पे क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। ठीक है, एंटायर 20 लाख पे उसको क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। तो ये बात कैसे सेटल हुई, क्योंकि लॉ ने एक एक्सप्लेनेशन यहां पर क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, और एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा पेमेंट मेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स, मतलब बायर ऑफ गुड्स जो है या फिर रिसिपेंट ऑफ सर्विस है, उन्होंने क्या करा, पेमेंट करा डायरेक्टली टू किसको करा है, पार्टिसिपेंट को कर दिया। डायरेक्टली टू किसको करा, पार्टिसिपेंट को करा, डायरेक्टली टू पार्टिसिपेंट को करा। तो एक्सप्लेनेशन में इन्होंने रिमूवल ऑफ डाउट करके कहा उस डायरेक्टली जो पेमेंट करा उसको भी डीम टू भी हम मानेंगे कि क्रेडिटेड हुआ है या पेड हुआ है। किसने, ईसीओ ने ही पार्टिसिपेंट को क्या करा है, क्रेडिटेड और पेड करा है। ईसीओ ने ही क्या करा है, क्रेडिटेड और पेड करा, ये हम क्या मानेंगे, डीम्ड मान लेंगे। और जैसे ही आप डीम्ड मान लोगे तो जितना 18 लाख डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को करा है वो 18 लाख इंक्लूड हो जाएगा, शेल भी क्या होगा, इंक्लूड होगा इनमें, किसमें, ग्रॉस अमाउंट में। ग्रॉस अमाउंट मतलब 18 लाख प्लस कौन सा हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में ईसीओ को पूरे 20 लाख पे क्या होगा, टीडीएस रिक्वायर्ड होगा। इवन 18 लाख रुपीस डायरेक्टली बायर ने पार्टिसिपेंट को क्या कर दिया है, क्रेडिटेड और क्या कर दिया है, पे कर दिया है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ने कहा है उसको भी हम डीम्ड क्या करेंगे, मानेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, डीम्ड क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि जैसे ईसीओ ने ही पार्टिसिपेंट को क्या करा था, वो क्रेडिट और पेड करा था, और जितना क्रेडिट और पेड करा उसको हम इंक्लूड कर लेंगे कौन से पर्पस के लिए, ग्रॉस अमाउंट के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रॉस अमाउंट पे क्या होता है, डिडक्शन होता है। कौन से अमाउंट पे होता है, ग्रॉस अमाउंट पे क्या होता है, डिडक्शन होता है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या करा है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है। और कौन से अमाउंट पे टीडीएस होना है, टीडीएस होना है, कौन से अमाउंट पे होना है, ग्रॉस अमाउंट पे क्या होना है, टीडीएस होना है। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट पे क्या हो जाएगा, हमारे यहां पर क्या होगा, टीडीएस होगा। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यस, तो अब हम करेंगे सेक्शन 194N का सबसेक्शन 2। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टिसिपेंट हो जो ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स करते हैं या फिर प्रोविजन ऑफ क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो। ओके, आप ईसीओ के थ्रू क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हो, और आपने प्रीवियस ईयर में जो आपने ग्रॉस अमाउंट जो सेल करी है या ग्रॉस अमाउंट जो प्रोविजन ऑफ सर्विस करी है वो अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि सेक्शन 194O में आपका टीडीएस नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ईसीओ को अपना पैन, और पैन नहीं है तो आधार नंबर क्या करना पड़ेगा, फर्निश करना पड़ेगा। और एक बात आप ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 206AA है जो ये कहता है अगर आप अपने पेयर को पैन फर्निश नहीं करते हैं, आधार फर्निश नहीं करते हैं, तो वो आपका टीडीएस एट द रेट ऑफ क्या करेगा, 20% करेगा। लेकिन इस सेक्शन में अगर आप पैन फर्निश नहीं करेंगे, आधार फर्निश नहीं करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ कितना परसेंट है, यहां पर 1% की जगह 5% का टीडीएस किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, लॉ ने रिलैक्सेशन दिया है सिर्फ उन इंडिविजुअल एचयूएफ को जिनकी ग्रॉस सेल जो ईसीओ के थ्रू हुई है, उस ईसीओ के थ्रू हुई है, अगर वो 5 लाख रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा की नहीं है, तो वो ईसीओ उनका इस सेक्शन में टीडीएस नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए आपको उस ईसीओ को अपना पैन या फिर क्या देना होगा, आधार नंबर देना होगा, नहीं तो फिर वो टीडीएस करेंगे और 1% से नहीं 5% से करेंगे। और ये इन्होंने प्रोविजन बनाया सबसेक्शन 2 से, और सबसेक्शन 2 से उन्होंने क्या करा, प्रोवाइड करा, और प्रोवाइड करके उन्होंने कहा है नो डिडक्शन, इस सेक्शन में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा अंडर सबसेक्शन 1, मतलब इस सेक्शन के अंदर आपका कोई भी क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, जब आप क्या हो, बीइंग एन इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो। आप रेसिडेंट भी हो सकते हो और आप क्या होंगे, रेसिडेंट ही होंगे, क्योंकि इस सेक्शन में पार्टिसिपेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आप इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट हो। सेकंड कंडीशन ये है
जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल, हियर सच सेल का मतलब है जो ईसीओ के थ्रू आपने क्या करी है, सेल करी है, जो ईसीओ के थ्रू आपने प्रोविजन ऑफ क्या करी है, सर्विस करी है। ओके, और बोथ अगर आप क्या कर रहे हैं, सेल और सर्विस दोनों कर रहे हैं, ओके, during the previous year does not exceed 5 lakh rupees, does not exceed 5 lakh rupees। तो जिस ईसीओ के थ्रू आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं या प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहे हैं, उसका ग्रॉस अमाउंट अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, ओके, 5 लाख रुपए का से ज्यादा का नहीं है, प्लस वो पार्टिसिपेंट फर्निश कर देता है, हैज फर्निश्ड, वो फर्निश कर देता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या फर्निश करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो क्या फर्निश करता है, आधार क्या करता है, फर्निश करता है। तो उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन बोलती है, पहली कंडीशन नहीं होगा डिडक्शन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ऑब्वियसली बात है आप रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो। दूसरी बात, उस ईसीओ के थ्रू आपकी जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल या प्रोविजन ऑफ सर्विस या दोनों मिला के जो हुई है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है, उस ईसीओ के थ्रू जो हुई है उस प्रीवियस ईयर में। ओके, प्लस आप अपना पैन या फिर आधार फर्निश कर देते हैं तो वो ईसीओ आपका 194O में क्या नहीं करेगा, टीडीएस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना पैन और आधार फर्निश नहीं करते हैं तो वो आपका टीडीएस करेगा और 1% की जगह क्या करेगा, 5% करेगा। अगर आप अपना पैन और आधार फर्निश नहीं करते हैं तो वो टीडीएस करेगा और 1% की जगह क्या करेगा, 5% करेगा। ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ किनको प्रोवाइड किया गया है, ये रिलैक्सेशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हैं, ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स करते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस करते हैं और उसका ग्रॉस अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं भी है और आप अपना पैन फर्निश कर भी देते हैं तो भी ईसीओ आपका 194O के अंदर क्या करेगा, टीडीएस करेगा, क्योंकि ये रिलैक्सेशन सबसेक्शन 2 में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पार्टिसिपेंट्स को ही क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। ओके, तो ये हमारा सबसेक्शन क्या था, 2 था। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपने ईसीओ के थ्रू क्या करा है, कोई भी क्या करी है, प्रोविजन ऑफ सर्विस करी है। आपने क्या करी, प्रोविजन सर्विस करी। मान लीजिए आपने प्रोफेशनल सर्विस क्या करी है, प्रोवाइड करी है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, क्या टीडीएस आपका 194O और 194J क्या दोनों सेक्शन के अंदर होगा, क्या दोनों सेक्शन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। ओके, सेकंड, मान लीजिए आपने ईसीओ के थ्रू कोई सेल ऑफ गुड्स करा है। ओके, ईसीओ अपना उसमें क्या रखता है, कमीशन रखता है, ईसीओ उसमें क्या रखता है, कमीशन रखता है। तो क्या उस कमीशन पे 194H के अंदर क्या होगा, टीडीएस होगा, क्या उसमें 194H में टीडीएस होगा। कहने का मतलब यह है कि एक जो ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स की है, एक जो ट्रांजैक्शन प्रोविजन ऑफ सर्विस की है, जिसपे ऑलरेडी 194O में क्या हो रहा है, टीडीएस हो रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो क्या उस ट्रांजैक्शन पे एनी अदर सेक्शन लाइक 194J हो गया है या 194H हो गया है, तो क्या अदर सेक्शन के अंदर भी उसका टीडीएस होगा क्या। तो लॉ ने इसके लिए क्या कहा है कि हमने 194O को ओवरराइडिंग सेक्शन बनाया है और हमने प्रोवाइड किया है कि अगर यहां पर 194O में टीडीएस हो रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन पे, सेल ऑफ गुड्स पे, प्रोविजन ऑफ सर्विस पे जो ईसीओ के थ्रू की जा रही है, तो फिर एनी अदर सेक्शन पे, एनी अदर सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा। भले एनी अदर सेक्शन में टीडीएस रिक्वायर्ड हो, लेकिन हमने इसको ओवरराइडिंग बना दिया है और उस पे क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, हम इंडिविजुअल एचयूएफ है, हमने जो सेल ऑफ गुड्स करी है और प्रोविजन ऑफ सर्विस करी है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। ईसीओ को हमने अपना पैन भी क्या कर दिया, फर्निश कर दिया है या आधार फर्निश कर दिया है। तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग्स में वो हमारा 194O में क्या नहीं करने वाला है, टीडीएस नहीं करने वाला। तो जब 194O में टीडीएस नहीं होने वाला है तो क्या एनी अदर सेक्शन जो उस पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो क्या एनी अदर सेक्शन में क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। क्या उस केस में एनी अदर सेक्शन में टीडीएस हो जाएगा। तो यहां पर लॉ ने प्रोवाइड किया है कि अगर आपका
सब सेक्शन 2 की वजह से टीडीएस नहीं हो रहा, क्योंकि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपकी जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और प्रोविजन सर्विस है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। ईसीओ को आपने अपना पैन और आधार क्या कर दिया है, फर्निश कर दिया है, इस वजह से आपका 194 ओ में टीडीएस नहीं हो रहा है। तो हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपका एनी अदर सेक्शन में भी क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि हम इसको ओवरराइडिंग बना देते हैं। इवन उस ट्रांजैक्शन पे एनी अदर सेक्शन में टीडीएस बनता है तो भी उसमें टीडीएस नहीं होगा। तो समराइज करें तो लॉ ने क्या कहा, अगर 194 ओ में उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस हो गया है तो भी एनी अदर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं होगा, और अगर उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, 5 लाख से ज्यादा की ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल या प्रोविजन सर्विस नहीं है, आधार पैन फर्निश हो चुका है, इस वजह से अगर 194 ओ में टीडीएस नहीं हुआ है तो एनी अदर सेक्शन में भी हम आपका क्या नहीं करेंगे, टीडीएस नहीं करेंगे। इस चीज को उन्होंने लॉ के अंदर प्रोवाइड करा, सब सेक्शन क्या करके 3 इंट्रोड्यूस करके और उसे ओवरराइडिंग बना के। कैसे बनाया, उन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर। तो अगर उस ट्रांजैक्शन पे इस चैप्टर के किसी भी और किसी सेक्शन में टीडीएस हो रहा हो तो हम इसको ओवरराइडिंग बना देते हैं और हम बोलते हैं ए ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, ए ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन, जो ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स हुई है, जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ क्या हुई है, सर्विस हुई है, वो ट्रांजैक्शन जिसके रेस्पेक्ट में टैक्स हैज बीन डिडक्टेड हो चुका है, जिसपे टीडीएस हो चुका है बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सबसेक्शन 1। तो जिस सेल की ट्रांजैक्शन पे, जिस प्रोविजन ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन पे ईसीओ ने सबसेक्शन 1 में टीडीएस हो चुका है, अगर हो चुका है तो अब उस ट्रांजैक्शन पे शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन। अब वो ट्रांजैक्शन जो है शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन होगी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो चुकी है गवर्नमेंट को, तो अब किसी और सेक्शन में टीडीएस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ क्या है दिस चैप्टर, अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ क्या है दिस चैप्टर। तो चाहे वो 194J हो, चाहे वो 194H हो या और कोई सा भी सेक्शन हो, शैल नॉट बी लायबल, शैल नॉट बी लायबल। अगर सब सेक्शन 1 में उस पे क्या हो चुका है, टीडीएस हो चुका है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है, कौन सी ट्रांजैक्शन पे, इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन, जो सेल ऑफ किसकी थी, गुड्स की थी, जो ईसीओ के थ्रू करी थी, जो प्रोविजन ऑफ सर्विस की थी, जो आपने पार्टिसिपेंट ने ईसीओ के थ्रू करी थी, अगर उस पे हो चुका है तो अब आपका एनी अदर सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा, ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ में हमने ये भी प्रोवाइड किया है, अगर आपका डिडक्शन नहीं हुआ है, नॉट लायबल टू डिडक्शन है, अगर वो जो ट्रांजैक्शन है सेल की और सप्लाई ऑफ सर्विस की ईसीओ के थ्रू, अगर वो लायबल टू डिडक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, सब सेक्शन 2 की वजह से, सब सेक्शन 2 की वजह से। सब सेक्शन 2 का मतलब है आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपकी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, हालांकि ये सेक्शन आया, इंट्रोड्यूस कब से हुआ है, 1 अक्टूबर से हुआ है, लेकिन आपको देखना कौन सा होगा, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर पूरा, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 पूरा देखना है। वो 5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं थी। ईसीओ को आपने अपना पैन या फिर क्या फर्निश कर दिया है, आपने अपना पैन फर्निश कर दिया है या फिर क्या फर्निश कर दिया है, आधार फर्निश कर दिया, इस वजह से आपका सब सेक्शन 1 में टीडीएस नहीं हुआ, 194 ओ में टीडीएस नहीं हुआ। तो लॉ ने बनाया कि विच इज नॉट लायबल टू डिडक्शन अंडर सब सेक्शन 2 की वजह से उसमें टीडीएस नहीं हुआ है, तो हम बोल देते हैं उस ट्रांजैक्शन पे शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन, उस ट्रांजैक्शन पे डिडक्शन नहीं होगा टीडीएस का अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो 2 केस में नहीं होगा, एक तो जो ऑलरेडी 194 ओ में जिस ट्रांजैक्शन पे हो चुका है वो, और दूसरा जिसपे सब सेक्शन 2 की वजह से टीडीएस नहीं हुआ इंडिविजुअल एचयूएफ का, उनका भी एनी अदर सेक्शन में क्या नहीं होने वाला है, टीडीएस होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में। वो ट्रांजैक्शन कौन सी है, जो आपने ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स करी थी या प्रोविजन ऑफ सर्विस करी थी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मान लीजिए आपने ईसीओ के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हैं, मिंत्रा खोलते हैं, जैसे ओपन करते हैं तो क्या आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। अब वो जो एडवर्टीजमेंट आप करवा रहे हैं मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे,
मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे क्या करवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट जो हो रहा है, मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ओके, ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है, कौन सी, सेल ऑफ गुड्स की नहीं है जो ईसीओ के थ्रू कर रहे हो, या ये प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं है जो ईसीओ के थ्रू हम कर रहे हो, हम तो उनके प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सेल ऑफ गुड्स की नहीं है या प्रोविजन ऑफ सर्विस की नहीं है थ्रू ईसीओ, तो क्या उस ट्रांजैक्शन पे एनी अदर सेक्शन पे टीडीएस हो सकेगा, एनी अदर सेक्शन पे क्या हो सकेगा, टीडीएस हो सकेगा। ओके, तो अब हमारे यहां पर लॉ ने क्या करा, प्रोवाइड करा, आंसर इज यस, क्योंकि रिलैक्सेशन हमने कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए दिया है, उन ट्रांजैक्शन के लिए दिया है जो ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स हुई है, जो ईसीओ के थ्रू क्या हुई है, प्रोविजन सर्विस हुई है। अगर एनी अदर ट्रांजैक्शन है जो सेल ऑफ गुड्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, जो प्रोविजन ऑफ सर्विस के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो उनका एनी अदर सेक्शन में क्या हो सकेगा, बिल्कुल टीडीएस हो सकेगा, बिल्कुल क्या हो सकेगा, बिल्कुल एनी अदर सेक्शन में टीडीएस हो सकेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने मिंत्रा को कोई लीगल कंसल्टेंसी क्या दी है, सर्विस दी है, मिंत्रा को दी है, मिंत्रा के थ्रू हम लीगल कंसल्टेंसी नहीं दे रहे हैं, हम मिंत्रा को क्या दे रहे हैं, लीगल कंसल्टेंसी क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन राइज होता है, तो क्या उसमें 194J में टीडीएस होगा, तो यहां पर लॉ ने प्रोवाइड कर दिया, आंसर इज यस, उस केस में एनी अदर सेक्शन में टीडीएस हो सकेगा, क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो ईसीओ के थ्रू आप रिसिपेंट को या बायर को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। और इसके लिए उन्होंने प्रोवाइजो डाला, कैसे डाला, प्रोवाइजो, और प्रोवाइजो डाल के उन्होंने बोला कि प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन जो है, दिस सबसेक्शन, और दिस सबसेक्शन में क्या कह रहे थे, नहीं होगा टीडीएस, एनी अदर सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं ये जो प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन है शैल नॉट अप्लाई, इसका मतलब एनी अदर सेक्शन में टीडीएस हो जाएगा, एनी अदर सेक्शन में क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब क्या हुई है, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट की सर्विस हुई है। ओके, होस्टिंग एडवर्टीजमेंट की क्या हुई है, सर्विस हुई है, या फिर फॉर प्रोवाइडिंग एनी अदर सर्विस हो, फॉर प्रोवाइडिंग कौन सी हो, एनी अदर सर्विस हो। एनी अदर सर्विस का मतलब which are not in connection with sale और सर्विसेज, जो उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बायर को, रिसिपेंट को सेल ऑफ गुड्स करते हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, उनके अलावा एनी अदर सर्विस है, यह होस्टिंग क्या है, एडवर्टीजमेंट है उनकी प्लेटफॉर्म पे, तो उन अदर सर्विस पे या एडवर्टीजमेंट पे एनी अदर सेक्शन लाइक 194J या एडवर्टीजमेंट लाइक 194C, तो उन पे क्या हो सकेगा, बिल्कुल टीडीएस हो सकेगा। तो ये हमारे सब सेक्शन 3 के क्या कहा है, प्रोवाइजो ने कहा है, सब सेक्शन 3 के क्या कहा है, प्रोवाइजो ने कहा है। समराइज करके हम क्या कहें कि सब सेक्शन 3 बोलता है कि एनी अदर सेक्शन में क्या नहीं होगा, आपका टीडीएस नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपका सब सेक्शन 1 में क्या हो चुका है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है, या फिर आपका सब सेक्शन 1 में टैक्स डिडक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप इंडिविजुअल एचयूएफ थे, आपका ग्रॉस सेल जो थी, ग्रॉस अमाउंट जो था वो ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग ए प्रीवियस ईयर 5 लाख से ज्यादा का नहीं था, आपने ईसीओ को पेन क्या कर दिया था, फर्निश कर दिया था, मतलब आपको सब सेक्शन 2 में रिलैक्सेशन मिल गई थी, इस वजह से डिडक्शन नहीं हुआ। तो उस केस में एनी अदर सेक्शन में आपका क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। एनी अदर सेक्शन लाइक 194J या 194H हो गया है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या डाला, प्रोवाइजो डाला, और प्रोवाइजो डाल के कहा इन्होंने कि अगर वो होस्टिंग एडवर्टीजमेंट हो या एनी अदर सर्विस हो, एनी अदर सर्विस जो मतलब पार्टिसिपेंट ईसीओ के थ्रू नहीं कर रहा है, ओके, जो ईसीओ के थ्रू की जाती है, उनके अलावा जो अदर सर्विस है, उस केस में क्या होगा, एनी अदर सेक्शन में क्या हो जाएगा, टीडीएस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा अभी क्या था, यहां पर सबसेक्शन क्या था, 3 था। यस, तो ये अभी हमने सबसेक्शन क्या करा था, 3 करा था। अब एक विशेष बात, ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब से है, 1 अक्टूबर 2000 किससे है, 20 से है। इसका मतलब आप ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विस तो आप 1 अप्रैल से ही कर रहे होंगे, और वो आपको क्रेडिट और पे भी कर रहे होंगे। तो 1 अक्टूबर से पहले जो उन्होंने क्रेडिटेड और या पे कर चुके हैं, ओके, क्रेडिटेड या क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, तो उस पे 194O क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 अक्टूबर उसके बाद में उन्होंने जो सम क्रेडिटेड और क्या करे हैं, पे करे हैं, विच एवर इज अर्लियर, तो उस पे क्या होने वाला है, 194O में टीडीएस होने वाला है।
ओके 194 ओ में क्या होगा, टीडीएस होगा। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर टीडीएस अगर हम ईसीओ के थ्रू सेल ऑफ गुड्स करें तो भी होगा, या प्रोविजन ऑफ सर्विस करें तो भी होगा। और सर्विस के लिए इन्होंने रिमूवल ऑफ डाउट करा एक्सप्लेनेशन डाल के, और इन्होंने कहा सर्विसेज के अंदर टेक्निकल सर्विसेज जो 194 जे में थी लाइक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और प्रोफेशनल सर्विस लाइक लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर क्या है, डेकोरेशन हो गया है, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कंपनी क्या है, सेक्रेटरी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली है, ओके और फिल्म आर्टिस्ट है, या सर्विस इन रिलेशन टू कौन सा था, स्पोर्ट्स क्या था, एक्टिविटीज था, तो वो 194 जे में है, वो यहां पर कवर है। और उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला, और एक्सप्लेनेशन डाल के कहा सर्विसेज इंक्लूड्स है, सर्विसेज इंक्लूड्स है, मतलब ये भी 194 ओ में कवर होगी अगर आप ईसीओ के थ्रू कर रहे हो। इंक्लूड्स है कौन सी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर क्या है, टेक्निकल सर्विस, फी फॉर कौन सा है, प्रोफेशनल सर्विस, जो 194 जे में हमने क्या करी थी, पढ़ी थी, वो क्या है, इंक्लूड है, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर वो भी सर्विसेज आप ईसीओ के थ्रू क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ओके तो 194 ओ में आपका क्या होगा, टीडीएस होगा। और जब 194 ओ में टीडीएस होगा, उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को हो जाएगी, तो एनी अदर सेक्शन में उस पे टीडीएस की क्या नहीं होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसा सबसेक्शन क्या का है, 3 ने कहा है। तो हम इसको क्या कर सकेंगे, समराइज कर सकेंगे इस सेक्शन को, 194 ओ को। 194 ओ जो फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2000 किससे हुई है, 20 से हुई है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2000 किससे हुई है, 20 से हुई है। ये प्रोविजन तब लगता है जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग रेसिडेंट होता है, ईसीओ के थ्रू, ईसीओ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, ईसीओ के थ्रू क्या करता है, सेल ऑफ गुड्स करता है, या प्रोविजन ऑफ क्या करता है, सर्विस करता है। सेल ऑफ गुड्स करता है या प्रोविजन ऑफ क्या करता है, सर्विस करता है। बायर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, रिसिपेंट रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, बस पार्टिसिपेंट क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है वो 1% की रेट से क्या करेगा, टीडीएस करेगा, ग्रॉस अमाउंट पे करेगा। ग्रॉस अमाउंट का मतलब है वो ग्रॉस अमाउंट जितने पे वो गुड्स या सर्विसेज रिसिपेंट को क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है, नेट ऑफ डिस्काउंट होगा, नेट ऑफ डिस्काउंट होगा। मतलब 5000 का प्रोडक्ट है, अगर 2500 में दिया जा रहा है, तो बायर से हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं, 2500 कलेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रॉस अमाउंट कितना होगा, 2500 होगा, और ग्रॉस अमाउंट पे क्या किया जाएगा, टीडीएस किया जाएगा। ओके 14 मई 2000 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में रेट कितनी हो जाएगी, 0.75 रहेगी। हालांकि ये सेक्शन आया कब से था, 1 अक्टूबर से क्या हुआ है, एप्लीकेबल हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन में रिमूवल ऑफ इन्होंने डाउट किया कि अगर डायरेक्टली पेमेंट किसके पास आ जाता है, पार्टिसिपेंट के पास में आ जाता है। ऐसा ऑप्शन प्लेटफॉर्म पे ईसीओ ने दे रखा है कि जब भी बायर पेमेंट करने जाता है तो सीधा पेमेंट किसके पास पहुंच जाता है, गेटवे आ जाता है, डिटेल्स आ जाती है किसकी, पार्टिसिपेंट की। तो यहां पर लॉ ने क्या कहा है, अगर बायर ने, रिसिपेंट ऑफ सर्विस, बायर ऑफ गुड्स ने अगर डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दिया है, पार्टिसिपेंट को कर दिया है, तो उसे डीन मानेंगे कि वो पेमेंट किसने करा है, ईसीओ ने करा है, और उसे ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब उस पे टीडीएस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। सब सेक्शन 2 ने हमको सिखाया था कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और आपका 5 लाख से ज्यादा की वहां से ग्रॉस अमाउंट नहीं है, आपके ग्रॉस अमाउंट नहीं है, ओके, सेल की या सर्विस की, और आपने पैन या आधार फर्निश कर दिया है, तो उस केस में आपका टीडीएस होने वाला नहीं है, उस केस में आपका टीडीएस होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इस सेक्शन में यह भी कहा है, अगर पैन फर्निश नहीं करते हो आप ईसीओ को, तो टीडीएस 1% की जगह क्या होता है, 5% होता है, 20 नहीं होता है। सब सेक्शन 3 ने क्या कहा है, अगर ईसीओ के थ्रू जो आपने सेल ऑफ गुड्स करी है या प्रोविजन सर्विस करी है, जिस पे 194 ओ में टीडीएस हो गया है, तो उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एनी अदर सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा, गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिपोर्टिंग हो चुकी है। या फिर उस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल या सर्विस 5 लाख से ज्यादा की नहीं है, पैन फर्निश आप कर चुके हो, इस वजह से टीडीएस नहीं हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन पे और किसी सेक्शन में भी टीडीएस नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई क्या है, ट्रांजैक्शन है,
इसके अलावा अगर कोई भी क्या है ट्रांजैक्शन है, जैसे होस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स है, उनके प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, जिसके लिए हम उनको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, या फिर और भी कई उनको लीगल कंसल्टेंसी हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो उन टेक्निकल कंसल्टेंसी पे जो उनके थ्रू सप्लाई नहीं हो रही है, मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं है कि हम पार्टिसिपेंट और उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हो, उनके अलावा कोई प्रोविजन ऑफ क्या सर्विस है, दैट इज कॉल्ड अदर सर्विस है, तो उस केस में एनी अदर सेक्शन में बिल्कुल क्या हो सकेगा, टीडीएस हो सकेगा। सर्विसेज में इंक्लूड्स बोला है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विस जो 194J में रेफर किया था वो यहां पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, और इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर और 2000 किससे हुई है, 20 से की गई। यस तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2000 किससे हुई है, 20 से हुई है, और इस सेक्शन में टीडीएस होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ कौन सा है, पार्टिसिपेंट, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है। तो अब एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट तो क्या हो गया था, 1 अक्टूबर से पहले ही हो गया था, लेकिन पेमेंट उसका क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, पेमेंट उसका क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, 1 अक्टूबर 2020, और उसके क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो क्या उस केस में क्या होगा, टीडीएस होगा। तो एक बात समझिएगा, इस सेक्शन में टीडीएस की रिक्वायरमेंट होती है विच एवर इज अर्लियर, और अर्लियर अगर वो 1 अक्टूबर 2020 से पहले था तो उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। सेम जैसे पेमेंट आपने 1 अक्टूबर से पहले कर दिया और क्रेडिट क्या करा है, बाद में करा है, तो भी उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि ये टीडीएस कब होता है, विच एवर इज अर्लियर होता है, और अर्लियर की डेट 1 अक्टूबर 2020 से पहले की है, तो उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, जिनकी जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल 5 लाख से ज्यादा की नहीं है ड्यूरिंग क्या है, प्रीवियस ईयर, तो वो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2000 कौन सा होगा, 21 ही होगा। ओके, और प्रेजेंटली 1% की जो रेट है वो कितनी रहेगी, 0.75% ही रहेगी। ओके, अगर कोई भी क्रेडिटेड और पेड कर रहे हैं कौन से पीरियड के बीच में, इस पीरियड के बीच में, तो हमने पढ़ा है कि इंस्टेड ऑफ 1% कितनी हो जाएगी, 0.75% हो जाएगी। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब सेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो है कि जो होस्टिंग की जो सर्विसेज हैं या फिर जो अदर सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज का मतलब सेल ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ या प्रोविजन सर्विस थ्रू ईसीओ, वो नहीं, उनके अलावा क्या है, अदर सर्विस है, तो उन अदर सर्विसेज पे, अदर सेक्शन पे बिल्कुल क्या हो सकेगा, टीडीएस हो सकेगा। तो ये सेक्शन 194N एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इससे हमने 194O और इससे पहले जो हमने करा था सेक्शन 194N, ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट थे। अब आइए इसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे वो नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करेंगे सेक्शन 193। सेक्शन कौन सा, 193। अगेन सेक्शन 193 भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये सेक्शन 193। सेक्शन 193 को हम करने से पहले हम सेक्शन क्या कर लेते हैं, 194 कर लेते हैं। सेक्शन कौन सा है, 194। सेक्शन 194 में क्या है, डिविडेंड, चाहे वो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो। ओके, फाइनेंस एक्ट 2020 से क्या हुआ है, चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले डोमेस्टिक कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती थी, डिक्लेयर करती थी, ओके, डिस्ट्रीब्यूट करती थी, पे करती थी डोमेस्टिक कंपनी, तो वो सेक्शन 115O में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करती थी, सीडीटी करती थी, डीडीटी करती थी। ओके, और शेयर होल्डर्स के हैंड में वो डिविडेंड फिर वो 10 क्लॉज 34 से क्या हो जाया करता था, एग्जेम्प्ट हो जाया करता था। वापिस से ध्यान से सुनिएगा, डोमेस्टिक कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर्स को, अब चाहे शेयर होल्डर्स रेसिडेंट हो चाहे शेयर होल्डर्स नॉन रेसिडेंट हो, डिविडेंड डिक्लेयर करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्या करते थे, पे करते थे, तो वो उस डिविडेंड पे सेक्शन 115O के अकॉर्डिंग्स में
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते थे, टैक्स करते थे, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते थे, टैक्स करते थे, और उस टैक्स की वजह से शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड 10 क्लॉज 34 में एग्जेम्प्ट हुआ करता था। लेकिन अब आपको ध्यान होना चाहिए 10 क्लॉज 34 में वो एग्जेम्प्ट अब नहीं होता है, इसलिए क्योंकि सेक्शन 115O ही क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। अब डोमेस्टिक कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिक्लेयर करती है, पे करती है, तो उन्हें सेक्शन 115O में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं करना पड़ता है। इस वजह से अब शेयर होल्डर्स के लिए वो डिविडेंड 10 क्लॉज 34 में एग्जेम्प्ट नहीं होता है, वो शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होता है। चूंकि वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होता है, इसलिए अब डोमेस्टिक कंपनियों को डिविडेंड पे क्या करना पड़ता है, टीडीएस करना पड़ता है। अंडर सेक्शन कौन सा है, 194 के अंदर। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 194 में क्या करना पड़ता है, टीडीएस करना पड़ता है। तो सेक्शन 194 हमें सिखाएगा जब भी कोई इंडियन कंपनी है, जब भी वो डिविडेंड का क्या करेगी, पेमेंट करेगी, चाहे वो इक्विटी का डिविडेंड हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो, डिविडेंड हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, पेमेंट करने से पहले वो क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। वो उसके ऊपर टीडीएस करेंगे एट द रेट ऑफ कितने से करेंगे, 10% से करेंगे। और वो ही अगर क्रेडिट किया गया है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, तो 10% की जगह क्या होगा, 7.5% से किया जाएगा। सेक्शन 194 तभी लगेगा जब पेई क्या होगा, रेसिडेंट होगा, मतलब शेयर होल्डर कौन सा होगा, रेसिडेंट शेयर होल्डर होगा, तो सेक्शन क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 क्लॉज 34 से अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि सेक्शन 115O क्या हो चुका है, डिलीट और ओमिट हो चुका है। तो अभी जो हमने पढ़ा 10% होगा, ओके, डिविडेंड पे होगा। डिविडेंड इंक्लूड 2 क्लॉज 22 का सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, मतलब डिविडेंड, उन सभी पे 10% की रेट से टीडीएस होगा। और कब होगा, जब पेई कौन होगा, रेसिडेंट होगा, पेयर तो कौन है, इंडियन कंपनी है। ये सभी बातें हमको सेक्शन 194 में दी गई है। कैसे, इंडियन कंपनी, ये कौन है, इंडियन कंपनी। ओके, डिविडेंड चाहे इक्विटी का हो, चाहे डिविडेंड किसका हो, प्रेफरेंस शेयर्स का हो। ओके, डीम डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड, दैट इज कौन सा वाला, 2 क्लॉज 22, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं, असेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब उसके अंदर कवर है। टू ए शेयर होल्डर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब पे मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो डिडक्ट इनकम टैक्स होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 10% से। तो 10% से टैक्स डिडक्शन होगा डिविडेंड पे, इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड मतलब 2 क्लॉज 22, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई। डिविडेंड इक्विटी और किसका, प्रेफरेंस का है, 10% की क्या है, रेट है। 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में होगा, तो रेट कितनी हो जाएगी, 7 पॉइंट क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर जो डिविडेंड आपको दिया जा रहा है, अगर जो आपको डिविडेंड क्या करा दिया जा रहा है, अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, और किस में दिया जा रहा है, अदर देन कैश में, जो कि नॉर्म, जो आप देखते हैं हमेशा अदर देन कैश में ही दिया जाता है प्रैक्टिकली। लेकिन प्रोविजन के हिसाब से बात करें, अगर डिविडेंड का पेमेंट अदर देन कैश में है और 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो 194O में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, 194 में जो टीडीएस होता है वो तभी होता है जब शेयर होल्डर कौन सा है, रेसिडेंट शेयर होल्डर है। जब कौन सा है, रेसिडेंट क्या है शेयर होल्डर पे, 194 के अंदर क्या होगा, टीडीएस होगा। और नहीं होगा टीडीएस अगर डिविडेंड 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है और डिविडेंड का पेमेंट अदर देन किस में किया जा रहा है, कैश में किया जा रहा है। ये बात हमें सेक्शन 194 में ही दी गई है, जहां लिखा है कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा जब इंडियन कंपनी अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को क्या देगी, डिविडेंड देगी। अगर वो डिविडेंड पेड है एनी मोड अदर देन कैश में, ध्यान दीजिएगा एनी मोड है अदर देन कैश, कौन सा लिखा हुआ है, डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश प्लस डज नॉट एक्सीड क्या है 5,000, प्लस डज नॉट एक्सीड 5,000। तो 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड का पेमेंट अदर देन कैश में है, तो उस केस में 194 में रेसिडेंट शेयर होल्डर के हैंड में हम क्या नहीं करने वाले हैं, 194 में टीडीएस नहीं करने वाले हैं।
एल्स अदरवाइज 10% की रेट से क्या होने वाला है, टीडीएस होने वाला है। तो ये हमारा सेक्शन 194 है जो चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 क्लॉज 34 से अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होता है, इसलिए क्योंकि अब सेक्शन 115O में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होता है। इसी के साथ वन मोर सेक्शन हम यहां पर समझ सकेंगे, जो सेक्शन है हमारा 194K। सेक्शन 194K, सेक्शन 194K भी कुछ इसी तरीके से है। ये रहा हमारा सेक्शन 194K। इसकी शुरुआत भी कुछ इस तरीके से है। म्यूचुअल फंड की इनकम 10 क्लॉज 23D से एग्जेम्प्ट होती है। म्यूचुअल फंड अपने यूनिट होल्डर्स को जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है तब वो सेक्शन 115R में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किया करती थी। यस, जिस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हुआ करता था उसी तरीके से म्यूचुअल फंड अपने यूनिट होल्डर को इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115R किया करते थे। अब वो भी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। अब यूनिट होल्डर को जो पहले म्यूचुअल फंड से मिलने वाली इनकम 10 क्लॉज 35 से एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब वो एग्जेम्प्ट नहीं होती है क्योंकि सेक्शन 115R नहीं रहा। तो सेम हुआ, अब 115 क्या नहीं है, ओ नहीं है, उसकी वजह से 10 क्लॉज 34 की एग्जेम्पशन नहीं है, इसकी एग्जेम्पशन नहीं है, इस वजह से सेक्शन 194 में क्या है, टीडीएस है, टीडीएस है। सेम बात, अब सेक्शन 115R इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, इस वजह से 10 क्लॉज 35 की एग्जेम्पशन नहीं है यूनिट होल्डर्स को, इस वजह से अब सेक्शन 194K में क्या हो चुका है, टीडीएस हो चुका है। सेक्शन 194 में क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, टीडीएस होने वाला है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगेन किसको, रेसिडेंट को। सेम 194 में, सेक्शन 194K में भी सेम है, रेसिडेंट पे ही है। अच्छा, इनकम कौन पे कर रहा है, म्यूचुअल फंड, जो खुद 10 क्लॉज 33 में क्या होते हैं, 23D में एग्जेम्प्ट होते हैं, वो टीडीएस करेंगे। वही एट द रेट ऑफ कितने से करेंगे, 10% से करेंगे। कितने से करेंगे, 10% से क्या करेंगे, टीडीएस करेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने क्या करा है, क्रेडिट करा है, पे करा है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, तो 7.5% की रेट से करेंगे। नहीं करेंगे अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितने रुपए से ज्यादा का नहीं है, 5,000 रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है। कितने से ज्यादा का नहीं है, 5,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं है। सेम हमने किसमें देखा था, 194 के अंदर भी देखा था। तो लगभग वैसा ही है, 5,000 से ज्यादा नहीं है तो क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। रेट कौन सी है, 10% की है। 194K कब लगता है, जब म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को क्या करते हैं, इनकम का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर यूनिट होल्डर उन यूनिट्स को ट्रांसफर कर देता है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने से उसे कैपिटल गेन आता है, तो फिर सेक्शन 194K एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 194K कब एप्लीकेबल है, जब म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट होल्डर को इनकम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकम का मतलब अदर देन कैपिटल गेन, अदर देन कैपिटल गेन। ये सारी बात हमको कहां पर दी है, 194 किस में दी है, के में दी है। इनकम हो रही है किसको, यूनिट होल्डर्स को। कौन दे रहा है, म्यूचुअल फंड दे रहा है। म्यूचुअल फंड जो खुद 10 क्लॉज 23D में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ओके, वो टीडीएस करेंगे एट द रेट ऑफ कितने से करेंगे, 10% से करेंगे। नहीं करेंगे कोई भी टीडीएस नहीं होगा। सेक्शन ने कहा अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में वो डज नॉट एक्सीड कितना है, 5,000 रुपये है। यहां पर टीडीएस किस पे होगा, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा। इनकम जो है यूनिट्स पे जो इनकम हो रही है, अगर कैपिटल गेन है तो उस पे टीडीएस नहीं होगा। अगर इनकम कौन से नेचर की है, कैपिटल गेन नेचर की है, तो 194K में क्या नहीं होने वाला है, टीडीएस नहीं होने वाला है, टीडीएस नहीं होने वाला है। एक्सप्लेनेशन जो हमने सभी सेक्शन में देखा है, टीडीएस होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ पेई। अब आपने पेई के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करके किसी और अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो एक्सप्लेनेशन ने कहा था तो माना जाएगा, डीन माना जाएगा कि आपने पेई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और टीडीएस होगा। सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर है कि अगर आपने किसी और नाम के अकाउंट में या सस्पेंस अकाउंट के नाम में क्रेडिट कर दिया है तो हम इसे डीन मान लेंगे कि आपने पेई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट में कर दिया या और किसी अकाउंट में कर दिया,
डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंट ऑफ पे को क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, और आप पे ये प्रोविजन 194 के एप्लीकेबल हो जाएगा। रेट कितनी है, 10% की है, कैपिटल गेन नेचर की इनकम है, टीडीएस नहीं होगा। 5000 से ज्यादा की इनकम नहीं है तो भी उस केस में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। टीडीएस अब इस सेक्शन में इसलिए हो रहा है क्योंकि 115 आर अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस वजह से 10 क्लॉज 35 एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस वजह से अब 194 क्या है, एग्जिस्टेंस में है। 115 ओ क्या नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस वजह से 10 क्लॉज 34 एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस वजह से अब सेक्शन 194 क्या हो चुका है, एग्जिस्टेंस में आ चुका है। ओके, तो ये हमने देखा है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्टली इंपॉर्टेंट अभी 194 एन देखा था, और हमने अभी कौन सा देखा था, 194 ओ हम